हेलो हेलो हेलो। हाँ बेटा, कैसे हो? सबसे पहले गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। एकदम बढ़िया। रोशनी कुछ ज्यादा हो रही है क्या? गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। नमस्ते। ओके। अच्छा, विजिबिलिटी परफेक्ट है और साउंड परफेक्ट है तो फटाफट बताओ। विजिबिलिटी और साउंड अगर परफेक्ट है तो फटाफट बताओ। विजिबिलिटी और साउंड कैसी है? यस। नमस्ते परफेक्ट है। बहुत बढ़िया। परफेक्ट। देखो बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये साल इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि ये साल आपके तैयारी की अंतिम साल हो। ठीक है। नेक्स्ट ईयर आपको किसी ना किसी जीएमसी में एंटर करना ही करना है। ठीक है, जीएमसी में करो या डेंटिस्ट में जाना है डेंटिस्ट में जाओ। ठीक है, बीएचएमएस करना है उसमें जाओ, जहां भी आपका दिल करता है वहां एंटर कर जाना है। इस साल अपना मतलब उस लेवल का हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, और मैं कुछ नहीं कह रहा, कहीं आप फोकस मत करो, कहीं डाइवर्ट मत हो। ठीक है, आपको दो तीन काम करने हैं, जो हमेशा बोलता हूं। सोशल मीडिया से अपने को कट कर लो। ठीक है, एकदम फोकस ऑन बैच। क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, हो सकता है हम जाएं वहां पर क्योंकि हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों से और हमारा जो कनेक्शन है, जो कनेक्टिव लिंक है, वो सोशल मीडिया ही है। ठीक है, उसके थ्रू जुड़ते हैं। तो हमारे जाने का मतलब ये नहीं है कि, समझ रहे हो, आपको भी जाना है। आपका एक ही एम है कि इस बार सर मुझे निकलना है। ठीक है, और हम जो भी आपको देंगे यही देंगे बैच में, हर चीज हर तरीके की जो भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी वो यही बैच में देंगे। चाहे वो, समझ रहे हो ना, मतलब प्रैक्टिस करानी हो, रिवीजन कराना हो, कुछ भी कराना हो, सब कुछ बैच में कराएंगे। ठीक है, सब कुछ कराएंगे। बस तुम्हें करना क्या है, मैं बहुत तेजी से नहीं चलेंगे, हम बहुत धीमे धीमे कंसिस्टेंसी से चलेंगे। बस तुम्हें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है कि हाँ, ध्यान रखना, उतना ही कराएंगे जितना तुम डाइजेस्ट कर सकते हो। बस तुम्हें क्या करना है, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। ठीक है, दिसंबर तक, क्योंकि दिसंबर के बाद, दिसंबर तक मान के चलो हमारा सिलेबस तो एंड हो जाएगा, पक्का है। ठीक है, थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री होगी उसमें, मान लो कि 15 जनवरी, ठीक है, तक लगभग लगभग वो भी एंड हो जाएगा। तब तक तुम बस ये मेंटेन करो, फिर डट के हमें रिवीजन कैसे कराना है, आगे आगे की स्ट्रेटेजी हम तभी बताएंगे, बट तब तक इतना जबरदस्त कर देंगे कि आपका कॉन्फिडेंस यहां से यहां हो जाएगा। ठीक है, टेस्ट सारे देने हैं आपको, डीपीपी सारी लगानी है, बैकलॉग आने मत देना। ये दो तीन टर्म में लिख लो अपने सामने, जहां पढ़ते हो ना वहां लिख लो, मैं बैकलॉग नहीं आने दूंगा, डीपीपी में कसम खाता हूं पूरी लगाऊंगा। ठीक है, एक भी टेस्ट नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, टेस्ट के बाद हम एनालिसिस भी करेंगे, तो उसके बाद आप कंक्लूड कर पाओगे। ठीक है, कि यार क्या करना है। आज से मैं होमवर्क भी स्टार्ट कर रहा हूं आपका प्रॉपर वे में। क्लियर है बिल्कुल? यूट्यूब डिलीट कर दिया, सुपर जबरदस्त, मैं यही तो चाहिए। ठीक है, यूट्यूब बहुत मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत काम का भी है। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना, एटॉमिक एनर्जी बहुत काम की है। ठीक है, पर विध्वंसक भी है। सही से यूटिलाइज कर लिया तो पता नहीं तुम क्या से क्या कर दो, और सही से यूटिलाइज नहीं कर पाया तो पूरा मतलब लाइफ ही एकदम एक्सपाइल्ड हो जाती है। ठीक है, पर आप बच्चे हो, ठीक है, आप नहीं समझ पाते क्या किस तरीके से किसको यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए बेटर है कि उसको डिलीट करो, एकदम बैच पर फोकस करो। ठीक है, सारा कंटेंट मेरी गारंटी है, तुम्हें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एनसीईआरटी साथ में रखो। तुम्हारा जो हथियार है वो एनसीईआरटी है। बाद बाकी में एडिशनल जितना भी कंटेंट होगा, ठीक है, वो सब मैं यहां कराने वाला हूं, लेटेस्ट जो भी अपडेट हुआ है उसके साथ। ठीक है, हाँ, जितना होमवर्क दूंगा वो आपको करना है। ठीक है, बस दो तीन काम करने हैं, होमवर्क पूरा करना है, डीपीपी प्रॉपर लगानी है आपको। टेस्ट सर हम छोड़ेंगे नहीं, पहला टेस्ट आपका 8 तारीख को है। सिलेबस बता दे रहा हूं मैं, ब्रीदिंग के अंदर लास्ट के 2 पार्ट मैंने इंक्लूड नहीं किए, एक रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग और डिसऑर्डर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस तक पूरा ब्रीथिंग आपका आ रहा है। क्लियर है? एकदम कमर कस लो। ठीक है, और एक टेबल बना लो, टेस्ट का डेट आपको पता ही है, 8 तारीख के बाद वीकली हर बार टेस्ट चलेगा। ठीक है, हर डेट को टेस्ट में मार्क्स कितने आ रहे हैं, टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं, जूलॉजी बॉटनी फिजिक्स केमिस्ट्री में मार्क्स कितने आ रहे हैं, ये मेंशन करो। ठीक है, एक एनालिसिस की कॉपी भी बनानी है आपको, जिससे कि आपको पता हो कि यार ये मेरे मार्क्स ठीक चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं, या फ्लक्चुएट हो गए। फ्लक्चुएट किए हुए कारण लिखो, अगले टेस्ट में फ्लक्चुएट नहीं होंगे। तो पहले से ही अगर हम मतलब प्रिपेयर होकर चलेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कहीं 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 पर भी आप ग्लिच आएगी, या कहीं पर भी आप मतलब ऐसा मतलब फील करोगे यार ऑनलाइन सब कहीं डिस्कनेक्ट हो रहा है। आप पूरी कनेक्टेड रहोगे, और हर टेस्ट के बाद मैं प्रॉपर एनालिसिस कराऊंगा आपको। ठीक है,
टेस्ट एनालिसिस कैसे करनी है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी तो आपको टेस्ट देना है, ठीक है, टेस्ट देना है, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में जो माइनर टेस्ट होगा उसमें तो सिर्फ मार्क्स मेंशन करने, हाँ, और कारण ढूंढना है कि अगर मार्क्स कम आए तो क्यों आए, बस उतना मेंशन करना है। फिर जब मेजर टेस्ट होगा अगला वाला जिसमें 720 नंबर होंगे, उसके अंदर हो सकता है अगला टास्क, अगला वाला टेस्ट होगा वो भी माइनर हो, ठीक है। स्टार्टिंग में 2 माइनर रखेंगे फिर शायद मेजर लेंगे, ठीक है। एक बार डिस्कस करते हैं बच्चों का किस तरीके से वो आ रहा है, ठीक है, रिस्पॉन्स पहले टेस्ट के अंदर। तो 2 माइनर के बाद फिर मेजर माइनर मेजर माइनर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा आपको मजबूत करना है, बेस बनाना है, ठीक है, थोड़ा बेटर हो जाए नीचे से, फिर आप अच्छा काम कर पाओगे, ठीक है। तो अब आ जाओ स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 5 नहीं है, शुरू के 3 लेक्चर बेसिक लेक्चर थे, तो एक्चुअल में लेक्चर नंबर 2 है ये, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 है जब फुल फ्लैश में स्टार्ट हुआ है उससे, ठीक है। अभी एक ही लेक्चर है जो फुल फ्लैश में चला है, 3 मैंने बेसिक कराए। बेसिक का मतलब है बेसिक रेस्पिरेटरी से रिलेटेड बातें की हैं, ठीक है। अब आ जाओ, तो आज का टारगेट होगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, जिसका बेसिक कंसेप्ट मैंने करा दिया था आपको, आज डिटेल्ड लेके चलूंगा बहुत अल्टीमेट वे में, ठीक है। तो अब सबसे स्टेप वही रिवीजन। अगर रिवीजन की बात करते हैं तो लास्ट लेक्चर में कितना करा दिया था जिसमें आपके सारे डाउट भी इंक्लूड कर दिए हैं मैंने, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैंने बताया था स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। अगर मैं लंग्स की बात करता हूं, राइट लंग्स का साइज बड़ा होता है, लेफ्ट लंग का साइज कंपैरेटिव छोटा होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कॉमन फीचर इन बोथ लंग्स, तो आप बोलोगे लोब्स, लोब्स प्रेजेंट इन बोथ लंग्स। राइट लंग्स में भी लोब्स होते हैं, लेफ्ट लंग्स में भी लोब्स होते हैं। लोब्स का मतलब है एक तरीके से चैम्बर, छोटे छोटे चैम्बर जो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, ठीक है। राइट लंग्स का सरफेस एरिया कंपैरेटिव लेफ्ट लंग्स ज्यादा होता है और साइज भी ज्यादा होता है, क्लियर है। क्योंकि राइट लंग्स में 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट लंग्स में 2 लोब्स होते हैं, क्लियर है। तो कॉमन फीचर हो गया। अच्छा, एक कॉमन फीचर और बताओ दोनों लंग्स का, आप बोलोगे ऑब्लिक फिशर। फिशर बोलो, सेप्टम बोलो, ठीक है, जो उनको लोब्स में डिवाइड करता है। ऑब्लिक माने होता है तिरछा, तिरछा, तिरछा फिशर, ऑब्लिक फिशर प्रेजेंट इन बोथ लंग्स। तो 2 फीचर दोनों लंग्स के कॉमन फीचर हैं। अच्छा, अब मैं बात करता हूं स्पेसिफिक फीचर। अच्छा, राइट लंग्स का स्पेसिफिक फीचर क्या है, आप बोलोगे हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स फिशर ओनली प्रेजेंट इन राइट लंग्स। डायग्राम में समझाया भी था मैंने, हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स फिशर ओनली प्रेजेंट इन राइट लंग्स। अच्छा, लेफ्ट लंग्स का स्पेसिफिक फीचर क्या है, कार्डियक नॉच, एक कैविटी बन जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्ट, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्ट स्मॉल कैविटी ग्रूव इन लेफ्ट लंग्स, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक नॉच, कार्डियक नॉच। बस आंखें बंद करके रिवीजन वाले सेशन को मैपिंग किया करो ब्रेन के अंदर, यार ऐसे चल रहा है ऐसे चल रहा है, पूरा छप जाए ब्रेन के अंदर, मेमोरी बहुत परफेक्ट क्रिएट हो जाए, क्लियर है। हाँ, तो लेफ्ट लंग का स्पेसिफिक फीचर कार्डियक नॉच, राइट लंग्स का स्पेसिफिक फीचर, ठीक है, ट्रांसवर्स, या ट्रांसवर्स बोल सकते हो या हॉरिजॉन्टल बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है, फिशर या सेप्टम। तो ये क्लियर हो गया। लंग्स को कवर करने के लिए 2 मैंने लेयर बताए थे, एक आउटर और एक इनर, ठीक है। आउटर वाले को बोलोगे पैराइटल, अंदर वाली को बोलोगे विसरल, जो विसरा से जुड़ी हुई है, आपके लंग से अटैच है, ठीक है, उसको विसरल लेयर बोलेंगे। जो बाहर है पैराइटल लेयर बोलेंगे, विसरल पैराइटल, विसरल पैराइटल, क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, दोनों लेयर के बीच में, दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड भी होता है, प्लूरल फ्लूइड। क्या काम करता है ये प्लूरल फ्लूइड, अगर हम प्लूरल फ्लूइड की बात करते हैं, 1 मिनट रॉड चल रही है ये, ठीक है, इसको बंद करते हैं। एक मिनट, थोड़ा आंखों पे तुम्हारे थोड़ा सा व्हाइटनेस ज्यादा आ रही होगी। अब ठीक है, अब रिफ्लेक्शन इतना नहीं आएगा, ठीक है, पहले से बेटर है, ठीक है। तो प्लूरल फ्लूइड दोनों मेम्ब्रेन के बीच में होता है, और प्लूरल फ्लूइड की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसा फ्लूइड है जो कहीं ना कहीं दोनों मेम्ब्रेन को आपस में सटा के रखता है। और क्योंकि लंग्स में क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन, और नीचे क्या हो रहे हैं, हार्ट कहां होते हैं भाई, ऐसे समझो, जो आपके लंग्स है ना इस तरीके से होते हैं, जैसे मानो अंदर एक कैविटी होगी इस तरीके से, एक लंग्स आपका ये हो गया, एक लंग्स आपका ये हो गया, ये एयर टाइट चैम्बर हो गया, यहां पर हार्ट होता है, ठीक है।
तो हार्ट में भी कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है और लंग्स में भी कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है। तो दोनों में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो नो डाउट फ्रिक्शन क्रिएट होगा, घर्षण बोलते हैं इसको हिंदी में, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन की वजह से इनकी लेयर के डैमेज होने की, क्योंकि हीट प्रोड्यूस होगी तो लेयर के डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो करना क्या है, हमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए नेचर ने हार्ट के अराउंड जो लेयर्स होते हैं उसमें भी फ्लूइड भर दिया, इसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। लंग्स के अराउंड जो लेयर्स होते हैं इसमें भी नेचर ने एक फ्लूइड फिल किया, इस फ्लूइड को प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड। मेनली ये फ्लूइड करता क्या है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, घर्षण को रिड्यूस करता है, जिससे कि ऑर्गन पर कोई इफेक्ट ना आए। क्लियर है बिल्कुल। हाँ, फ्रिक्शन को रिड्यूस, रिड्यूस बने होता है कम करना, रिड्यूस करने का काम करना। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? लैग आ रहा है, लैग आना तो नहीं चाहिए, एक बार रिफ्रेश करो अपनी तरफ से। ठीक है, नो लैग। अच्छा ठीक है, इसका मतलब सारे बच्चों को लैग नहीं आ रहा, एक आध बच्चे को लैग आ रहा है, वो रिफ्रेश कर ले एक बार। ठीक है, ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर, ठीक है, डन, सब कुछ ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया प्लूरल फ्लूइड के बारे में। फिर मैंने बताया था जो हमारे लंग्स होते हैं वो एक एयर टाइट थोरेसिक चैम्बर में होते हैं। एयर टाइट चैम्बर, एयर टाइट का मतलब है, मतलब जिसमें एयर लीक ना, एयर लीक नहीं हो सकती। ठीक है, एयर टाइट, जिसमें एयर लीक नहीं हो सकती। मैंने बैलून का एग्जांपल देके भी बताया था कि बैलून एयर टाइट होता है, उससे एयर लीक नहीं होती। क्लियर, इसको एयर टाइट चैम्बर बोलते हैं। कोई डाउट बेटा? ठीक है, फिर हमने इसके बाद बात की थी इस चैम्बर को बनाने के लिए, जिसको थोरेसिक चैम्बर बोलते हैं, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा थोरेसिक चैम्बर का इंक्रीज डिक्रीज होता है, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता, लंग्स तो उसके अंदर है। ठीक है, थोरेसिक चैम्बर जिसके अंदर लंग्स होते हैं बस उसका वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होता है। ठीक है, इस चैम्बर को बनाने के लिए आगे एक बोन होती है स्टर्नम, पीछे एक बोन होती है वर्टिब्रल कॉलम, लेटरल साइड पर जो बोन्स होती है इसको बोलते हैं रिब्स। क्लियर है, लोअर साइड पर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है डॉम शेप, जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। क्लियर है बिल्कुल, लोअर साइड पे डायफ्राम, लेटरल साइड पे रिब्स, आगे वेंट्रल, जहां माउथ होता है वो वेंट्रल, उसका अपोजिट डोर्सल, जहां हेड होता है वो एंटीरियर, उसका अपोजिट नीचे वाला पोस्टीरियर। तो ये आपको थोड़ा एक्सिस पता होना चाहिए, सरफेस। ठीक है, तो क्लियर बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूं, आगे वेंट्रल साइड पर स्टर्नम, पीछे डोर्सल साइड पर वर्टिब्रल कॉलम, लेटरल साइड पर रिब्स और लोअर साइड पर डोम शेप डायफ्राम, ये मिलकर के एक एयर टाइट चैम्बर बनाते हैं। ठीक है, यस, जो एनाटॉमिकल, एनाटॉमिकल का मतलब है इसकी पोजीशन बड़ी बेहतरीन है, इसकी पोजीशन नेचर ने जो बनाई है बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, ये है तभी एक्चुअल में हम ब्रीथिंग कर पाते हैं। अगर ये नहीं होती तो ब्रीथिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की वजह से ही वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज हो पाता है, और वॉल्यूम के इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से प्रेशर में चेंज आता है। हमारे लंग्स जिस कैविटी के अंदर होते हैं उसका प्रेशर नेगेटिव प्रेशर होता है। क्लियर है, और नेगेटिव प्रेशर लाइक अ वैक्यूम पंप। ठीक है, नेगेटिव प्रेशर लाइक अ वैक्यूम पंप। और कल मैंने बताया भी था आपको बहुत अच्छी तरीके से डिटेल्ड में, हाँ ये रहा, डिटेल में बताया भी था मैंने कि जैसे मानो सिरिंज है, इस सिरिंज के इस पंप को अगर मैं नीचे पुश करूं, नीचे ऊपर हाथ लगा करके, ठीक है, तो अंदर क्या होगा, वैक्यूम जनरेट हो जाएगा। अंदर क्या हो जाएगा, वैक्यूम जनरेट, जैसे मानो उसको पुश कर लिया मैंने, ये पुश किया तो वैक्यूम की, देखो वैक्यूम ऊपर जा रहा है ना, अपने आप ऊपर जा रहा है। अपने आप ऊपर क्यों जा रहा है, ये ऊपर देखना, छोड़ूंगा मैं, ऊपर गया, क्यों, क्योंकि वैक्यूम है। ठीक है, तो इस वैक्यूम को फिल करने के लिए ऊपर से एयर तेजी से अंदर आएगी। क्लियर है, तभी हम इजीली ब्रीथ कर पाते हैं बिना फोर्स के। क्या बताओ, आपको एयर को फिल करने के लिए क्या पंप की तरफ फोर्स लगाना पड़ता है? नहीं लगाना पड़ता, अपने आप एयर आ रही है। ठीक है, हाँ, आप एयर क्यों आ रही है, क्योंकि आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, तो वैक्यूम जनरेट हो गया, नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो गया, अपने आप बाहर की एयर अंदर आएगी। जब वॉल्यूम कम कर रहे हो, प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, और एयर बाहर, तो आप इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम कर दोगे, एयर अंदर आ जाएगी। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ा दोगे, एयर बाहर चली जाएगी। क्लियर बिल्कुल। हाँ, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, इस चैम्बर की वजह से हो रहा है, जो एनाटॉमिकली, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से बना हुआ है। ठीक है, अब इस लंग्स के अंदर क्या होता है, पूरा रेस्पिरेटरी ट्री, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था ट्रैकिया होती है जो मिड मिड थोरेसिक कैविटी तक क्या स्ट्रेट जाती है, फिर लेफ्ट और राइट डिवाइड करती है। जरा कमेंट में बताओ
कि ट्रैकिया लेफ्ट और राइट ब्रोनकाई या ब्रोनकस एक ही बात है, किस, अच्छा मुझसे पहले ही बता दिया, बहुत सही। T5 5वें नंबर की थोरेसिक वर्टिब्रा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर बेटा। T5 5वें नंबर की थोरेसिक वर्टिब्रा के सामने से बाइफर्केट करती है। अच्छा, बाइफर्केट किसमें करती है, ब्रोनकाई या ब्रोनकस, प्राइमरी ब्रोनकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोनकाई, फिर टर्शरी ब्रोनकाई, फिर क्या होते हैं, 3 ब्रोनक्यूल, इनिशियल ब्रोनक्यूल, टर्मिनल ब्रोनक्यूल और रेस्पिरेटरी ब्रोनक्यूल। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा कि कंडक्टिंग जोन कहां से कहां तक होती है, कमेंट में बता सकते हो शॉर्ट में। कंडक्टिंग जोन स्टार्टिंग कहां से होती है और एंड कहां करती है, कंडक्टिंग जोन, कंडक्टिंग जोन, यस, अप टू इनिशियल। नेजल, यहां से स्टार्ट करो, नेजल से स्टार्ट होती है, नेजल चैम्बर या नॉस्ट्रल से चालू होती है और टर्मिनल ब्रोनक्यूल तक रहती है। जैसे रेस्पिरेटरी ब्रोनक्यूल चालू होंगे तो वहां टर्म आ गया ना रेस्पिरेटरी, तो जहां रेस्पिरेटरी ब्रोनक्यूल चालू होंगे समझ लो वहीं से रेस्पिरेटरी जोन चालू हो जाती है। क्लियर, बिल्कुल, यस। तो बस क्या याद रखना है, 3 ब्रोनकाई, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, 3 ही ब्रोनक्यूल हैं, इनिशियल टर्मिनल रेस्पिरेटरी। ठीक है, फिर एल्वुलर डक्ट होते हैं जिनमें बड़े बड़े थैले लटके होते हैं जिनको एल्वुलर सैक बोलते हैं, जो स्मॉल स्ट्रक्चर के मिलने से बनते हैं जिसको एल्वियोलाई बोलते हैं। क्लियर है, एल्वुलाई हमारे लंग्स की यूनिट है, यूनिट समझते हो, इकाई, यानी सेम टाइप के स्ट्रक्चर्स के मिलने से जो चीज बनती है वो यूनिट है। हमारे बॉडी की यूनिट सेल है। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल। नर्वस सिस्टम की यूनिट न्यूरॉन है। क्लियर है, जैसे लिवर को बनाने वाले छोटे छोटे सेल्स होते हैं बेंजीन रिंग लाइक, ठीक है, उनको लोब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, हेपेटिक लोब्स कह सकते हैं। ठीक है, तो समझना मेरी बात, ऐसे ही वहां पर लोब्यूल्स होते हैं लिवर के केस में, ऐसे ही बॉडी के अलग अलग पार्ट के अलग अलग यूनिट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम, यूनिट का मतलब है इकाई, तो लंग्स में जो यूनिट है वो क्या है, एल्वियोलाई। ठीक है, अगर मैं एल्वुलाई की बात करता हूं, 300 मिलियन एल्वुलाई प्रेजेंट इन बोथ लंग्स, यस, दोनों लंग्स में 300 मिलियन एल्वुलाई होते हैं। ठीक है, अगर इन सारे एल्वुलाई को खोल करके एक चादर बनाओगे ना तो लगभग 80 टू 100 मीटर स्क्वायर, अच्छा किसके किसके इक्वल टू होता है, किस गेम के कोर्ट के इक्वल टू होता है, टेनिस, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, टेनिस कोर्ट के इक्वल टू होता है लंग्स का सरफेस एरिया। यस, अपने में ही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये बेसिक क्लियर हो गया था आपको। ठीक है, पूरा ट्री क्लियर हो गया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, कंडक्टिंग जोन, रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन को कंडक्टिंग जोन क्यों बोला, क्योंकि कंडक्टिंग जोन के अंदर, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्री की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, हाँ, ठीक है, ट्री की बात कर रहा हूं, कंडक्टिंग, ये हो गया आपका। कंडक्टिंग जोन को कंडक्टिंग जोन इसलिए बोला क्योंकि वहां पर थिक एपिथेलियल टिश्यू थे, कैसे, कॉल्यूमनार, सिंपल सिलिएटेड कॉल्यूमनार, कॉलम शेप कॉल्यूमनार, और कॉल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू से डिफ्यूजन ऑफ गैसेस पॉसिबल नहीं है, समझे, हाँ बेटा, ठीक है, सिलिएटेड, सिंपल सिलिएटेड कॉल्यूमनार, बिल्कुल सही। ठीक है, वहां से डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है, इसलिए कंडक्टिंग जोन में सिंपल सिलिएटेड कॉल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। अच्छा जरा बताओ, रेस्पिरेटरी जोन में कौन से होते हैं, रेस्पिरेटरी जोन में, निशा ने तो मुझसे पहले ही बता दिया, बहुत बढ़िया, सिंपल स्क्वेमस, बहुत बढ़िया निशा। ठीक है, निशा, रमी, अरुण, निर्मल, ठीक है, हाँ, रानी, यस, देवेश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यानी मुझसे पहले रिस्पॉन्स कर रहे हो, बहुत अच्छी। सिंपल सिंपल स्क्वेमस, फ्लैटेंड लाइक टाइल, तो वहां से एयर का डिफ्यूजन हो जाता है, तो वहां पर सिंपल स्क्वेमस फ्लैटेंड लाइक टाइल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जिससे आसानी से एयर डिफ्यूज हो सकती है, इसलिए रेस्पिरेटरी जोन को रेस्पिरेटरी जोन कहते हैं, क्योंकि वहां से डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कंटिन्यू होता रहता है। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट, ठीक है। फिर हमने बात की थी कंडक्टिंग जोन के 4 फंक्शन, एक तो कंडक्शन ऑफ एयर करेगा ही करेगा, पर एयर में मिलने वाले जो भी डस्ट पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल जो भी होते हैं, उनको भी ये ट्रैप कर लेती है, क्योंकि सीलिया होते हैं इसके अंदर, और यूनिडायरेक्शनल फ्लो करते हैं, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, और उन पार्टिकल को कोशिश करते हैं बाहर निकालें, बाहर निकालें, क्लियर है, बिल्कुल, अंदर जाने से रोकते हैं। ठीक है, तो सीलिया का काम होता है एयर में मिलने वाले जो भी पॉल्यूटेंट पार्टिकल हैं, डस्ट पार्टिकल, उनको ट्रैप कर लेना, क्योंकि उसमें म्यूकस कोटेड होता है, क्योंकि म्यूकस को रिलीज करने वाले गोबलेट सेल ओनली कॉल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू में होते हैं, जहां ये मिलते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके अलावा और फंक्शन क्या है,
भाई डस्ट पार्टिकल को तो रिमूव करते ही हैं, पर कंडक्टिंग एयर को ह्यूमिडिफाई भी करते हैं, उसमें आर्द्रता या नमी को मिला देते हैं। तभी तो देखा होगा ना, करोगे तो आपको नमी मिलेगी, इस एयर के अंदर नमी मॉइस्चर होती है। क्यों? क्योंकि नेचर चाहती है जब भी एयर अंदर जाए तो मॉइस्चराइज एयर अंदर जाए, जिससे कि कहीं ऐसा ना हो एल्वुलाई कोलैप्स कर जाए। तो कंडक्टिंग जोन में जो म्यूकस की लेयर है वो एयर को मॉइस्चराइज भी करती है, उसमें नमी, आर्द्रता या ह्यूमिडिटी को मिक्स करती है, इसलिए ह्यूमिडिफिकेशन टर्म यूज करते हैं इसके लिए। ठीक है, इसके अलावा एक काम और है भाई, बाहर का टेम्परेचर कितना भी कम हो या कितना भी ज्यादा हो, ठीक है, उसकी एयर, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर वाली एयर जब आपके ब्लड तक पहुंचेगी तो उस एयर के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के इक्वल कर देगी ये कंडक्टिंग जोन। क्लियर है? तो 4 मेन फंक्शन है, और रेस्पिरेटरी जोन का एक ही फंक्शन है, क्या? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। क्लियर है? बिल्कुल, हाँ। तो ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, फिर हमने बात की थी भाई फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग जोन क्लियर हो गया, रेस्पिरेटरी जोन क्लियर हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई। स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई में मैंने बताया था बेटा कि ध्यान रखना है आपको, अगर मैं एल्वियोलाई की बात करता हूं, ठीक है, उसके चारों तरफ डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी होता है। ठीक है, और एल्वियोलाई और कैपिलरी, भाई एल्वियोलाई किस टाइप के एपिथेलियल टिश्यू के मिलने से बनती है? सिंपल स्क्वेमस। जो डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है एल्वियोलाई के अराउंड, लास्ट लेक्चर में डायग्राम बना के समझाया था, वो भी किससे मिलके बनता है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। पर जो कैपिलरी हैं, पतले पतले ब्लड वेसल्स, उनके जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू हैं, उनके लिए एक टर्म यूज करते हैं, एंडोथीलियम। तो एल्वियोलाई के सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल और ब्लड कैपिलरी के सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल, जिसको एंडोथीलियम बोलते हैं। और हर एपिथेलियल टिश्यू या इन दोनों एपिथेलियल टिश्यू के बीच में एक मटेरियल भरा होता है जो सेल के मिलने से नहीं बनता। ठीक है, नॉन सेल्यूलर, इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर? बिल्कुल। तो टोटल नंबर ऑफ लेयर कितने हो गए? डिफ्यूजन लेयर आप बोलोगे 3। इनकी थिकनेस कितनी होती है? आप बोलोगे लेस देन 1 मिलीमीटर। यस, लेस देन 1 मिलीमीटर, उससे भी कम, लगभग 0.5 मिलीमीटर के आसपास। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल, हाँ। तो नंबर ऑफ डिफ्यूजन लेयर पूछेगा, ठीक है, और थिकनेस पूछेगा। अच्छा, एक चीज और पूछेगा, अगर मैं थिकनेस को बढ़ा दूं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा या घटेगा? जरा बताओ। अगर मैं इस डिफ्यूजन बढ़ा दूं, ठीक है, रेट ऑफ सॉरी, मैं अगर थिकनेस बढ़ा दूं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज होगा या डिक्रीज? यस, डिक्रीज होगा। यस, डिक्रीज होगा। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूं बेटा एयर में तो नाइट्रोजन भी होती है, पर नाइट्रोजन तो डिफ्यूज नहीं होती ड्यू टू सॉल्युबिलिटी, क्योंकि नाइट्रोजन सॉल्युबल नहीं होती, सिर्फ ऑक्सीजन और CO2 डिफ्यूज होते हैं क्योंकि वो सॉल्युबल होते हैं। यानी डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉल्युबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। क्लियर है? बिल्कुल, सॉल्युबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, मैं कहूं बेटा ऑक्सीजन लंग से ब्लड में जाती है, ब्लड से CO2 वापस लंग्स में आती है, उल्टा क्यों नहीं होता? यानी ऑक्सीजन ब्लड से लंग्स में आए और CO2 लंग से ब्लड में जाए, ऐसा क्यों नहीं होता? ड्यू टू पार्शियल प्रेशर, क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लंग्स वाली एयर में ज्यादा होता है तो ज्यादा से कम की तरफ डिफ्यूजन होगा, और CO2 का पार्शियल प्रेशर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा होता है तो ज्यादा से कम की तरफ होगा, यानी ब्लड से लंग्स के अंदर। क्लियर है? यानी डिफ्यूजन पार्शियल प्रेशर पर भी निर्भर करता है। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन 3 फैक्टर, सॉल्युबिलिटी, पार्शियल प्रेशर और थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर मैं एक चीज को बढ़ा रहा हूं और दूसरी भी बढ़ रही है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक को बढ़ा रहा हूं पर दूसरी घट रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। मुझे कमेंट में बताओगे वो क्या है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन के, रेट ऑफ डिफ्यूजन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। बहुत बढ़िया, सुपर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बचे दो, सॉल्युबिलिटी एंड पार्शियल प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। बहुत बढ़िया, सुपर सुपर, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, जबरदस्त। तो यहां तक आपका क्लियर था। ठीक है, अब इसके बाद हमने चालू किया था लास्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट, सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात की है मैंने, अभी डिटेल तो आज कराऊंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रीदिंग। अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करता हूं तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि ब्रीदिंग किस पर डिपेंड करती है? वॉल्यूम, थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम को इंक्रीज करूंगा प्रेशर रिड्यूस होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करूंगा प्रेशर रिड्यूस होगा, और एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो बाहर भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है
अंदर मैंने वैक्यूम जनरेट कर दिया, वॉल्यूम को बढ़ा करके अपने आप बाहर की एयर कहां जाएगी, मेरे लंग्स के अंदर। क्लियर है, सिंपल है, ठीक है। यानी वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम को कम करूंगा तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा। यानी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर का बढ़ना और घटना किस पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम पर करता है। सिंपल, मैंने सिरिंज में बताया भी था, अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा पूरी ताकत से तो अंदर वैक्यूम जनरेट होगा, ठीक है। ऐसे हाथ लगा लेते हैं, अभी तो मैंने हाथ हटा दिया है क्योंकि पॉसिबल नहीं है इसको खींच पाना, ठीक है। अगर मैं इसको पूरा ताकत से नीचे खींचूंगा, समझना, वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा तो अंदर वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया मतलब प्रेशर कम हो गया, हाथ हटाते ही बाहर की एयर अंदर। सिंपल सी बात है। जब वॉल्यूम को कम करूंगा प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो अंदर की एयर बाहर। और वॉल्यूम, समझना मेरी बात है, इंक्रीज करना और डिक्रीज करना किस पर डिपेंड करता है, टू टाइप्स ऑफ मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम। डायफ्राम को फ्रीनिक भी बोल सकते हो। इंटरकोस्टल, कोस्टल मतलब रिब्स होता है, कोस्टल मतलब रिब्स होता है, दो रिब्स के बीच मिलने वाली मसल्स को हम इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। और इसमें दो मसल्स आपको याद रखनी है, एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, मैंने दे भी दिया है, ठीक है। एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक ध्यान रखना है आपको, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना, ठीक है। तो जब भी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है। रिलैक्स करते हैं तो वॉल्यूम घटता है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, और रिलैक्स करते हैं तो वॉल्यूम घटता है, ठीक है। और जबकि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उल्टा होगा, वॉल्यूम कम होगा, रिलैक्स करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा, रिलैक्स करेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बढ़ेगा, रिलैक्स करेंगे घटेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे घटेगा, रिलैक्स करेंगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिक समझ में आ गया। पर एक्चुअल में वॉल्यूम बढ़ता कैसे, इसका कंसेप्ट मैंने कल बकेट वाले मेथड से समझाया था आपको, बहुत बेहतर तरीके से कोशिश की थी, एक बाल्टी भी जुगाड़ करके लेकर के आया था मैं, ठीक है। तो मैंने बताया नॉर्मल थोरेसिक वॉल्यूम है, ठीक है, ये डायफ्राम है और ये मसल्स हैं, ऊपर वाले हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, नीचे वाले हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। समझना, मैं लिख भी देता हूं, इट इज अ इंटरकोस्टल मसल्स। ये क्या है, इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स। अगर मैं इंटरकोस्टल मसल्स की बात कर रहा हूं जो दो रिब्स के बीच में है, इंटरकोस्टल जो रिब्स के बीच में है, इंटरकोस्टल, ठीक है। ये एक्सटर्नल भी होते हैं, इंटरनल भी होते हैं। एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे रिब्स और स्टर्नम लिफ्ट अप होंगे, क्लियर है बिल्कुल। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स इंक्रीज और डिक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम इन डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये लिफ्ट अप होंगे, ऐड कर लेना लिफ्ट अप, लिफ्ट अप ये ऐड कर लेना क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है और क्वेश्चन पूछते भी है, ठीक है। आज मैंने भी होमवर्क में दे रखा है, ठीक है। अगर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कौन से मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, तो रिब्स और स्टर्नम क्या होंगे, लिफ्ट अप। जैसे समझो, हाथ रखो यहां पर, ठीक है। अब जब मैं डीप ब्रीथ कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या कर रहे हैं, लिफ्ट अप हो रहे हैं, लिफ्ट अप हो रहे हैं, ठीक है। समझना मेरी बात, मेरे रिब्स भी लिफ्ट अप हो रहे हैं, मेरा स्टर्नम भी लिफ्ट अप हो रहा है, ठीक है, ऊपर उठ रहा है, लिफ्ट अप, क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। तो किस एक्सिस में भाई, ऑलवेज डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में। जबकि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फ्लैट होगा, रिलैक्स करेगा तो डॉम शेप, कॉन्ट्रैक्ट करेगा फ्लैट, रिलैक्स करेगा डॉम शेप। किस एक्सिस में, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। तो दो एक्सिस ध्यान रखने हैं आपको, कंसेप्ट आपको यहां तक क्लियर होगा। सिंपल सी बात है, जब भी आपको ब्रीदिंग करनी हो आप वॉल्यूम बढ़ाओगे, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस और डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। वॉल्यूम बढ़ेगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर घटेगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर घटेगा, बाहर की एयर अंदर। वॉल्यूम घटेगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा, अंदर की एयर बाहर, सिंपल, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कराने पर लिफ्ट, रिब्स और स्टर्नम क्या हो रहे हैं, लिफ्ट अप हो रहे हैं, डायफ्राम फ्लैट हो रहा है, ठीक है। रिलैक्स कराने पर डायफ्राम डॉम शेप हो रहा है, रिब्स और स्टर्नम वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था आज। इस कंसेप्ट ये ऐड कर लेना लिफ्ट अप, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है लिफ्ट अप पर, ठीक है। अगर स्टर्नम रिब्स, ठीक है, लिफ्ट अप होंगे
तो कब होंगे? जब आपके स्पेशली एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब। ठीक है, अब आ जाओ। अब इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, ठीक है, कॉमन प्रोसेस है। इंस्पायरेशन एयर को अंदर लेना, एक्सपायरेशन एयर को बाहर निकालना। ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग एयर को इनहेल करना, एयर को एक्सहेल करना। इन मतलब अंदर, एक्स मतलब बाहर। ठीक है, तो एयर, एनसीईआरटी का डायग्राम है। एयर अंदर कब आएगी भाई? एयर को मैं अंदर लाना चाहता हूं, ये एयर अंदर कब आएगी? जब अंदर आप क्या कर दो? नेगेटिव प्रेशर बढ़ा दो। नेगेटिव प्रेशर बढ़ा दो, वो कैसे बढ़ेगा? आप वॉल्यूम बढ़ा दो। वॉल्यूम कब बढ़ेगा? जब आप एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कराओगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा दोनों एक्सिस में। तो अपने आप इन भाई वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज, तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज, बाहर की एयर अंदर। क्लियर है? बिल्कुल, बाहर की एयर अंदर। तो समझना, यहां पर रिब्स और स्टर्नम क्या हो रहे हैं? उठ रहे हैं ऊपर, लिफ्ट अप हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं। ठीक है, एरो क्या बता रहे हैं? ये एरो बता रहे हैं कि ये उठ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। ये क्वेश्चन इस पर भी आया हुआ है। डायफ्राम क्या बता रहा है? फ्लैट हो रहा है, नीचे आ रहा है, फ्लैट हो रहा है। तो वॉल्यूम एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ेगा, इसके राइज होने पर वॉल्यूम डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में बढ़ेगा। भाई ये क्या, किस एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ाएगा? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। ये किस एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ाएगा? डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। कोई डाउट? डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। ठीक है, चलो इसको मैं अब रिटिन में बात करूंगा। यहां एक्चुअल में मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसलिए इसको एक्टिव प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, इस पेन को मैं उठा रहा हूं, दम लग रही है, फोर्स लग रहा है, एक्टिव प्रोसेस। छोड़ दिया, पैसिव प्रोसेस। उठा रहा हूं, एक्टिव प्रोसेस। छोड़ दिया, पैसिव प्रोसेस। मतलब पैसिव प्रोसेस का मतलब है जहां पर आपकी एटीपी यूटिलाइज नहीं होती। एक्टिव का मतलब है जहां पर आपकी एटीपी यूटिलाइज होती है। क्लियर है? बिल्कुल, हाँ। तो आप स्टेप समझना। सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे डायफ्राम मसल्स को। ठीक है, नंबर 1, contraction of diaphragm muscles. Diaphragm muscles. ठीक है, किस एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ेगा जरा बताओ? इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम इन, इंक्रीज thoracic वॉल्यूम इन, किस एक्सिस में जरा बताओ? जब डायफ्राम मसल्स कांटेक्ट करेंगे किस एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ेगा? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। जबरदस्त, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ गया। और पैरेलल और कौन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इसके अलावा? और कौन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इसके अलावा? नंबर 2, कॉन्ट्रैक्शन इन। इसमें भी फर्स्ट सेकंड पूछेगा तो पहले पहले ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, लगभग करते साथ ही हैं, बट अगर इसमें भी पूछे तो फर्स्ट इसको लगा दो, सेकंड इसको लगा दो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। भाई एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कांटेक्ट करेंगे तो क्या होगा? रिब्स और स्टर्नम लिफ्ट अप होंगे। ठीक है, लिफ्ट अप। रिब्स एंड स्टर्नम लिफ्ट अप हो रहे हैं, लिफ्ट रिब्स ऑफ स्टर्नम। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कांटेक्ट करने पर तो वॉल्यूम किस एक्सिस में बढ़ेगा? वॉल्यूम किस एक्सिस में बढ़ेगा? ठीक है, इंक्रीज थोरैसिक वॉल्यूम, या बताओ, इन डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। तो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज होगा, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज होगा। कोई डाउट? हाँ बेटा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, यस, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, जबरदस्त। ठीक है,
अच्छा, दोनों ही एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ रहा है, दोनों ही एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इससे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर पर क्या इफेक्ट आएगा, जरा बताओ। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर पर क्या इफेक्ट आने वाला है? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी, पल्मोनरी माने होता है लंग्स, ठीक है। लंग्स के अंदर जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ठीक है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? यस या नो? डिक्रीज, यस। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होगा, यस डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है। यस, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो अंदर का प्रेशर डिक्रीज होगा, मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होगा। तो आप जानते हो एयर का फ्लो कहां से होता है? ऑलवेज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, सिंपल सी बात है, ठीक है। फ्लो ऑफ एयर कहां होगा? फ्लो ऑफ एयर हाई टू लो। एटमॉस्फेयर से लेकर के लंग्स के अंदर, एटमॉस्फेयर टू लंग्स। जब एयर अंदर आएगी तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन, एयर का अंदर आना, जो क्या है? एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव क्यों बोला? क्योंकि यहां मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और कॉन्ट्रैक्शन होने में एनर्जी यूज होती है, इसलिए एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। तो यहां पर रिब्स और स्टर्नम लिफ्ट अप हो रहे हैं, डायफ्राम फ्लैटेंड हो रहा है, क्लियर है बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल्स, ठीक है। तो डायफ्राम क्या होगा? फ्लैटेंड, इसको भी लिख देते हैं हम, ये क्या हो जाएगा? फ्लैटेंड। डायफ्राम फ्लैटेंड होगा, रिप्स और स्टर्नम लिफ्ट अप होंगे, ठीक है, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, जब रिलैक्स करेंगे तो डायफ्राम वापस डॉम शेप हो जाएगा और वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा, सॉरी वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा, एयर अंदर से बाहर चली जाएगी, रिवर्स मैकेनिज्म हो जाएगी। अगर मैं एक्सपायरेशन की बात करूं, ठीक है, तो इसका उल्टा कर दो, एक्सपायरेशन के अंदर एयर बाहर से अंदर की जगह अंदर से बाहर जाएगी, एयर अंदर से बाहर जाएगी, ठीक है। डायग्राम में क्या बता रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है, घट रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ये लिफ्ट अप हो रहे हैं, डायफ्राम फ्लैटेंड हो रहा है एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में, ठीक है। ये डायग्राम बिल्कुल क्लियर है। एयर एंटरिंग इन लंग्स, तो एयर लंग्स में एंटर कर रही है, इसको इंस्पायरेशन बोलते हैं। अच्छा, एक्सपायरेशन में एक पैसिव प्रोसेस है, क्योंकि दोनों मसल्स रिलैक्स कर रहे हैं, अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ रहा, वॉल्यूम घट रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, एयर बाहर चली जाएगी, दोनों मसल्स रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो यहां क्या हो रहा है? रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन ऑफ, ठीक है, एक्सटर्नल, डायफ्राम को करा दो, डायफ्राम मसल्स, ठीक है, प्लस रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन ऑफ इन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। जब दोनों ही रिलैक्स करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा डिक्रीज? डिक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम इन बोथ एक्सिस, डिक्रीज thoracic volume in both axes, दोनों ही एक्सिस में थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है। और वॉल्यूम घटेगा
तो प्रेशर बढ़ेगा, इंक्रीज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, यानी इंक्रीज क्या होगा, इंक्रीज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर अंदर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, फ्लो ऑफ एयर क्या होगा जरा बताओ। फ्लो ऑफ एयर क्या होगा, फ्लो ऑफ एयर ध्यान रखना है आपको, लंग्स टू एटमॉस्फेयर, इसी को बोलते हैं एक्सपायरेशन। बस उल्टा कर दिया है मैंने, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ रिवर्स किया है, ठीक है। पहले कॉन्ट्रेक्शन हो रहा था, रिलैक्स कर दिया, रिलैक्स कर दिया। रिलैक्स करने पर डायफ्राम क्या होगा जरा बताओ, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम मसल्स, डायफ्राम कैसा हो जाएगा, फ्लैटेंड, सॉरी रिलैक्स करने पर डॉम शेप। क्वेश्चन पूछते हैं, रिलैक्स, जब डायफ्राम रिलैक्स होगा तो शेप क्या होगी, डॉम शेप, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाएंगे, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन पर आ जाएंगे। वॉल्यूम घटेगा सर कैसे, डायग्राम में देखो, ये नीचे आ रहे हैं, ये नीचे आ रहे हैं, ठीक है। रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन, नीचे आ रहे हैं। डायफ्राम ऊपर जा रहा है, डायफ्राम ऊपर जा रहा है, वापस डॉम शेप, वापस डॉम शेप ऊपर जा रहा है, ठीक है। आर्च बन रही है, तो टोटल वॉल्यूम ऐसे भी कम हो रहा है, ऐसे भी कम हो रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज। वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज। वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज, ठीक है। वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है। प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज, और प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा भाई, अंदर की एयर तेजी से बाहर जाएगी। प्रेशर बढ़ने के से एयर तेजी से क्या जाएगी, बाहर। ये एयर कहां जा रही है, बाहर, बाहर जा रही है, इसी को बोलते हैं एक्सपायरेशन, ठीक है। अब बताओ मुझे, इन दोनों प्रोसेस में कोई डाउट, एकदम कंसेप्ट सेट हुआ या नहीं हुआ, यहां तक कोई डाउट, नो डाउट, बीएमएस यानी ब्रेन में सेट। थोरेसिक चैम्बर, थोरेसिक चैम्बर क्या है समझो मेरी बात, ऐसे मान लो एक बोतल है, समझो ये बोतल थोरेसिक चैम्बर है, इस बोतल के अंदर आपके लंग्स हैं, ठीक है। लंग्स कहां है, बोतल के अंदर हैं, आप समझना मेरी बात। जैसे एक खाली बोतल दिखाऊं आपको, हाँ ऐसे मान लो, बिल्कुल सही, ये थोरेसिक चैम्बर है, ये थोरेसिक चैम्बर है, बिल्कुल ये चैम्बर है, ये आपके लंग्स हैं, समझना, ठीक है, समझना, ये आपके लंग्स हैं। पर यहां पर लंग्स में एयर जा रही है तो लंग्स फूलते नजर आएंगे, पर ऐसा उल्टा होगा, ठीक है। मैं तो बस समझा रहा हूं लंग्स की पोजीशन क्या होगी। अरे भाई, अरे भाई आजा, ये आपके दिख रहे हैं ना आपके, ये जो ऊपर दिख रहा है चैम्बर थोरेसिक चैम्बर है, और ये आपके लंग्स हैं। लंग्स कहां है, थोरेसिक चैम्बर के अंदर, समझना मेरी बात। लंग्स कहां है, थोरेसिक चैम्बर के अंदर, ये एयर टाइट चैम्बर होता है, ठीक है। लंग्स कहां है, थोरेसिक चैम्बर के अंदर, क्लियर है बिल्कुल। इस चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होगा, चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होगा। इस चैम्बर को बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है, आगे स्टर्नम होता है और पीछे वर्टिकल कॉलम होते हैं, लेटरल साइड पर रिप्स होते हैं, ठीक है। और नीचे की साइड में डोम शेप डायफ्राम होता है, जो नीचे से बिल्कुल एयर टाइट कर देता है इसको, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। ये लंग्स आपके कहां पर है, थोरेसिक चैम्बर के अंदर है, क्लियर है बिल्कुल। थोरेसिक चैम्बर की बात करता हूं, एयर टाइट चैम्बर है, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है, ओके। एक बच्चे ने पूछा था इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तुम्हें ये फील आया कि बिल्कुल तुम सामने हो यार मेरे, ठीक है, यस। डायग्राम बनाना है, देखो एक बार डायग्राम अपनी नोटबुक पे खुद अपने हाथ से ड्रॉ कर लोगे, दो डायग्राम, या तो एनसीईआरटी वाला डायग्राम
या मेरे हाथ से बना हुआ डायग्राम। जो 3D एनिमेटेड डायग्राम होते हैं वो बनाने नहीं होते, बस वो कंसेप्ट के लिए बताता हूं मैं, और कुछ भी नहीं। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब बात करेंगे फोर्स्ड एक्सपायरेशन या फोर्स्ड इंस्पायरेशन। नहीं, समझना मेरी बात। तो एनसीईआरटी ने फोर्स्ड इंस्पायरेशन की बात नहीं की, ठीक है। अब एक ही बात है, यही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स एक्सपायरेशन होगा, यही मसल्स रिलैक्स करेंगे तो फोर्स इंस्पायरेशन होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। यानी जब आप तेजी से सांस दौड़ लगा, ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हो तो आप तेजी से सांस ले रहे हो, निकाल रहे हो, ले रहे हो, निकाल रहे हो, तो उसमें ये मसल्स पार्टिसिपेट करेंगे जो फोर्स एक्सपायरेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो फोर्स एक्सपायरेशन समझना। अब मुझे तेजी से एयर को बाहर निकालना है। तुमने कभी बाबा रामदेव को कपाल भाती करते देखा है? कपाल भाती। मेरा पेट तो नहीं दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है, दिख रहा है क्या? ऐसे समझो, अब ऐसे समझो, है ना, ये पेट है ना मेरा। अब मैं एबडोमिनल मसल से प्रेशर डालूंगा अंदर, एबडोमिनल मसल पुश कर रही हैं, ठीक है। अब समझना, अब फोर्स्ड एक्सपायरेशन, आप अपनी नॉर्मल ब्रीथ आउट कर चुके हो, ठीक है, सांस अपनी निकाल चुके हो, अपनी मसल्स को नॉर्मल पोजीशन पर ला चुके हो, रिब्स स्टर्नम, डायफ्राम डोम शेप हो चुका है। अब समझना, ये नॉर्मल पोजीशन, डायफ्राम जितना हो सकता है डोम शेप उतना डायफ्राम शेप हो चुका है, अब और ऊपर नहीं जा सकता। ये चैम्बर जितना छोटा होना था हो चुका है। अब आपको एयर को और बाहर निकालना है, जैसे कपालभाति कहते हैं ना, कपालभाति करना। तो एयर को और बाहर निकालने के लिए अब आपको यहां यूज करने पड़ेंगे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स वॉल्यूम को कम करते हैं और भी ज्यादा, नॉर्मल से भी ज्यादा। कौन से? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। इससे थोरेसिक वॉल्यूम कम होगा, पर डायफ्राम कैसे कम होगा? ये तो ऊपर जा नहीं सकता। तो आप क्या यूज करोगे यहां पर? एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमिनल मसल्स, पेट की मसल्स। जब ताकत लगाओगे तो प्रेशर पड़ेगा डायफ्राम के ऊपर, और डायफ्राम कोशिश करेगा और ऊपर जाने की, और ऊपर जाने की। जब प्रेशर पड़ेगा तो डायफ्राम और ऊपर जाएगा इस प्रेशर की वजह से। तो जब एब्डोमिनल मसल्स यूज करोगे, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स यूज करोगे, तो थोरेसिक वॉल्यूम पहले से भी कम हो जाएगा। यस, पहले से भी कम हो जाएगा, ठीक है। और एयर तेजी से बाहर जाएगी, एयर तेजी से बाहर जाएगी। इसी को बोलते हैं फोर्स्ड एक्सपायरेशन। पर यहां मसल्स बिल्कुल अलग हैं, पहले वाली मसल्स अब यूज नहीं हो रही। यानी फोर्स्ड एक्सपायरेशन एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिव है। क्यों? क्यों एक्टिव है? क्योंकि यहां पर दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कौन से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस बार? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। क्योंकि फोर्स एक्सपायरेशन के अंदर या इंस्पायरेशन के अंदर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स यूज होते हैं, और साथ में कौन यूज हो रहे हैं यहां पर? एक्सटर्नल एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमिनल मसल्स, यानी यहां पर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स ये मिलके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये मिलके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज, डिक्रीज डिक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम। तो थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो रहा है यहां पर? कम हो रहा है। डिक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम, डिक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम, ठीक है। थोरेसिक वॉल्यूम कम हो रहा है, इसकी वजह से क्या होगा? वही वॉल्यूम कम होने की वजह से क्या होगा? प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर पहले से भी ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। इंक्रीज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। भाई जब आप दौड़ लगाते हो, ठीक है, एक्सरसाइज करते हो, तो आपका रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ेगा घटेगा? तेजी से हो जाता है। या कपाल भाती करते हो? कपाल भाती नहीं करते हैं, बाबा रामदेव पर आते होंगे ऐसे, देख पा रहे हो ना मेरा पेट? ऐसे देखो, तो ये स्ट्रोक लगा रहा हूं मैं, इससे क्या हो? एयर तेजी से बाहर निकल रही है, यानी एक्सपायरेशन के बाद भी
नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद भी आप एयर को बाहर निकाल सकते हो एब्डोमिनल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को यूज करके, ठीक है। इससे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर आपका बढ़ जाएगा पहले से, और इसके बढ़ने से क्या होगा मेरे भाई जरा बताओ भाई। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा, इससे क्या होगा, एयर फ्लो, ठीक है। लंग्स टू एटमॉस्फेयर, सिंपल सी बात है, एयर लंग्स टू एटमॉस्फेयर फोर्सफुल तरीके से बाहर निकलेगी, इसी को बोलते हैं फोर्स्ड एक्सपायरेशन, ठीक है, या फोर्स इंस्पायरेशन, ठीक है। एक्सपायरेशन में कॉन्ट्रैक्ट कराओगे, फोर्स इंस्पायरेशन में इन दोनों मसल्स को रिलैक्स कराओगे, सिंपल सी बात है। जब दोनों मसल्स नॉर्मल तरीके से अंदर जाएंगे, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, समझ रहे ना मेरी बात। तो सिंपल सी बात है, आप तेजी से मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कराया, एयर बाहर निकल गई, फिर अपनी जगह जाएंगे, एयर अपने अंदर, फिर तेज कॉन्ट्रैक्ट कराया, एयर बाहर निकल गई, फिर अपनी जगह, समझ रहे हो ना। आप बस इन्हीं मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से फोर्स इंस्पायरेशन और फोर्स एक्सपायरेशन कर सकते हो। यहां तक कोई डाउट है? टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में तो नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। हम आपकी प्रैक्टिस कराना चाह रहे हैं थोड़ा इंग्लिश में ही, ठीक है। अभी तो इंग्लिश में ही, हो सकता है नेक्स्ट ईयर से हम हिंदी में भी कर दें, वो डिपेंड करेगा हिंदी मीडियम का बच्चा कितना है, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात? एक मिनट रुको। हाँ, अब बताओ यहां तक कोई डाउट है किसी को, यस या नो? बेटा जैसे अब देख, ये बैलून एयर टाइट है, एक बच्चा लिख रहा है सर थोरेसिक वॉल्यूम एयर टाइट है, तो वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? ये बैलून एयर टाइट है, जैसे मैं एयर भर सकता हूं उसके अंदर। अब तू बता, ये एयर टाइट है, इस एयर टाइट से एयर लीक कर सकती है क्या? पर एयर भर सकती है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना इसका, वॉल्यूम कम हो गया। एयर टाइट का मतलब होता है जिससे कोई चीज डिफ्यूज ना हो पाए, बाहर ना निकल पाए, वो एयर टाइट है, ठीक है। एयर टाइट का मतलब है उससे एयर लीक ना हो पाए, वो एयर टाइट है, ठीक है। तो हमारा चैम्बर एयर टाइट होता है, उससे एयर बाहर लीक नहीं करती। आपके लंग्स पोरस होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, उनसे एयर लीक करती है, क्योंकि लंग्स के अराउंड ब्लड वेसल्स होते हैं और एयर डिफ्यूज होकर ब्लड में जाती है, क्लियर है। तो पर चैम्बर जो होता है वो एयर टाइट। तो देखो अगर एक्सीडेंट वाली कोई केस आ जाए और आपका थोरेसिक चैम्बर में होल हो जाए, फट जाए, ऑन द स्पॉट इंसान की डेथ हो जाएगी, क्योंकि समझ रहे हो पूरे लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे, ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी, ठीक है। इसको सीसेशन ऑफ लंग्स बोलते हैं, लंग्स का सीज कर जाना, समझे? कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? चलो सर टेस्ट को प्रिंट करा के नहीं, प्रिंट करा के कैसे देंगे तुम्हें बताओ? हर हफ्ते टेस्ट प्रिंट करा के तुम सबके घर तक पहुंचाए जाएंगे, पता है? एक टेस्ट के तुम्हारे घर तक पहुंचाने के ही शायद 200-250 रुपए लग जाए एक टेस्ट पेपर के पहुंचाने में। सोचो हर टेस्ट 50 टेस्ट तुम्हें देने हैं, अप्रोक्सीमेटली 50 टेस्ट, तो घर कैसे पहुंच सकते हैं? हाँ, इसके लिए एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज आगे ला सकते हैं, बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज, ठीक है, बहुत अच्छी, सबसे अच्छी, वो तुम समझ जाओगे अभी, ठीक है। आगे जाके डीपीपी और सब चीजें देखोगे, और जो हम लोग कुछ चीजें आपको देने वाले हैं फ्यूचर में, उससे तुम समझोगे कि टेस्ट इसके अलावा भी जो ऑफलाइन कर सकते हैं उनको हम दे देंगे, ठीक है। टेस्ट का बेटा टाइमिंग वही होगा, अभी पहला टेस्ट 1.5 घंटे का होगा, ठीक है, माइनर वाला। मेजर वाला टेस्ट 3 घंटे का होगा। मेजर वाले टेस्ट में बीच बीच में ऐसा टेस्ट भी आएगा, इसमें आपको सिर्फ 2.5 घंटे मिलेंगे, यस, ऐप पर होगा। हम उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। इसमें पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा, उस टाइम में आपको बैठना है, और टाइम पीरियड आउट होते ही वो टेस्ट आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, चलो यहां तक कोई डाउट नहीं। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, मैं तुमसे कहूं
तुम कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हो अनकॉन्शियस ब्रीदिंग करते हो, जरा बताओ। तुम्हारी अभी इस समय तुम कॉन्शियस ब्रीदिंग कर रहे हो अनकॉन्शियस? कॉन्शियस समझते हो, जैसे मैं कॉन्शियस हूं, हाँ मुझे सांस लेनी है, सांस निकालनी है। तुमसे कह रहा हूं सारे लोग डीप ब्रीथ करो, तो तुम डीप ब्रीथ करोगे। ये कॉन्शियस है अनकॉन्शियस है? कॉन्शियस है, ठीक है। हाँ कॉन्शियस ब्रीदिंग है, ठीक है, यस। जब मैं तुमसे कह रहा हूं और तुम कर रहे हो, ये कॉन्शियस ब्रीदिंग है। अब तुम मेरी तरफ ध्यान लगाए हो, पढ़ाए जा रहा हूं, पर तुम्हारी सांस रुक नहीं रही है। तुम अनकॉन्शियसली सांस ले रहे हो, निकाल रहे हो, ले रहे हो, निकाल रहे हो, ले रहे हो, निकाल रहे हो। जब तुम अनकॉन्शियस ब्रीदिंग करते हो, तो बताओ कौन इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है? जब तुम कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हो तो कौन पार्टिसिपेट करता है? क्लियर है? हाँ, जब अनकॉन्शियस ब्रीदिंग करते हो तो ब्रेन का कौन सा पार्ट इसको रेगुलेट करता है? जब अनकॉन्शियस ब्रीदिंग करते हो तब कौन सा पार्ट रेगुलेट करता है? बड़े बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। तो अब टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग पर आ रहा हूं मैं। टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग, इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक अल्टीमेट कंसेप्ट है, अल्टीमेट कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग। कॉन्शियस ब्रीदिंग, एक है अनकॉन्शियस ब्रीदिंग। तुम्हें पता है तुम अपने 24 घंटे में लगभग 75% जो मैक्सिमम ब्रीदिंग करते हो वो अनकॉन्शियस ब्रीदिंग होती है। आप समझ रहे हो? हाँ, बिना सोचे समझे मैक्सिमम टाइम अप्रोक्सीमेटली 75% आपकी ब्रीदिंग, अप्रोक्सीमेटली 75% आपकी ब्रीदिंग अनकॉन्शियस ब्रीदिंग होती है। बहुत कम, तभी तो बाबा रामदेव कहते हैं कि भाई कॉन्शियस ब्रीदिंग भी कर लिया करो, मतलब अनुलोम विलोम कर लिया करो, मतलब कपाल भाती कर लिया करो, क्योंकि कॉन्शियस ब्रीदिंग आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि दिन भर तो आप मैक्सिमम टाइम पर अनकॉन्शियस ब्रीदिंग करते हो, ठीक है। तो ये लगभग 25% होती है अन सॉरी 25% होती है कॉन्शियस ब्रीदिंग। जब आप सोच समझ के ब्रीद करते हो, इंटेंशनली ब्रीद करते हो, मैंने कहा सांस लो, आप ब्रीद कर रहे हो, ये कॉन्शियस ब्रीदिंग है। समझना मेरी बात, ठीक है। अगर मैं कॉन्शियस ब्रीदिंग की बात करता हूं 25%, अनकॉन्शियस ब्रीदिंग, ठीक है, 75%। अच्छा, इनका एक नाम और होता है। कॉन्शियस ब्रीदिंग को हम एक टर्म से और जानते हैं, इसको हम बोलते हैं थोरेसिक ब्रीदिंग। अच्छा, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग। समझना, जरा बताओ, अभी तुम अनकॉन्शियस ब्रीदिंग कर रहे हो, ठीक है, अनकॉन्शियस, क्या तुम्हारा थोरेसिक चैम्बर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है ना? इसे कहते हैं कॉन्शियस ब्रीदिंग। जब कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हो तब तुम्हारा थोरेसिक चैम्बर इंक्रीज और डिक्रीज होता है, समझ रहे हो? तो थोरेसिक ब्रीदिंग कौन सी ब्रीदिंग हो गई? थोरेसिक ब्रीदिंग एक्चुअल में कॉन्शियस ब्रीदिंग हो गई, ठीक है। जब तुम बिना सोचे समझे ब्रीद किए जा रहे हो तब एक्चुअल में अपने पेट से ब्रीद कर रहे हो, यस। इसको बोलते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं इसको? एब्डोमिनल ब्रीदिंग। आज मैं ऐसी ऐसी बातें बताने वाला हूं ना, ठीक है, एग्जैक्ट जो 100 साल से ज्यादा जीते हैं उनके जीने का राज क्या है, ठीक है। इंसान को जन्म जब मिलता है, ठीक है, या किसी भी एनिमल या किसी भी मतलब को जन्म मिलता है, उसके एज रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके लाइफ टाइम के लिए, लाइफ स्पेन के लिए, या सांसें रिस्पॉन्सिबल होती हैं? जरा बताओ। ब्रीथिंग। तभी तो कहते हैं जो कुत्ते जैसी ब्रीथिंग करता है, बहुत तेज सांस लेता है, उसकी रेट ऑफ ब्रीथिंग फास्ट होती है, उसका लाइफ स्पेन बहुत कम होता है। जिसकी ब्रीथ जितनी स्लो होती है उसका लाइफ स्पेन उतना ही ज्यादा होता है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये साइंटिफिकल साइंस है, कोई फैक्ट वैसे नहीं है, इट इज अ साइंटिफिकल फैक्ट, ठीक है। इंसान की नॉर्मल उम्र, ठीक है, देखो पहले के इंसान बहुत रिलैक्स रहते थे, ठीक है, आप समझ रहे हो।
तभी देखो टीचिंग कोई हल्का खेल नहीं है। टीचिंग जो टीचर होता है वो अपने, समझ रहे हो ना मेरी बात, जैसे तुम कहते हो ना कि सर 3,500 दे नहीं पाएंगे, फ्री कर दो, ठीक है, इसकी कॉस्ट मतलब किस लेवल की तुम सोच नहीं सकते, ठीक है। टीचर अपना पूरा इंटेंशन डालता है उस समय, तुम्हें पता नहीं है, रेट ऑफ ब्रीदिंग उसकी नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है, ठीक है, उसका लाइफ स्पेन नॉर्मल से कम होता है, ज्यादा चीखने की वजह से, ठीक है, एड्रेनलिन ग्लैंड, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है, जो पावर बैकअप है, जो पावर बैकअप वो रोज यूज कर रहा है, ठीक है, तो और समस्या आ रही है। जब वो सांसें बहुत ज्यादा लेता है, बहुत ज्यादा लेता है, तो उसकी ग्लाइकोलिसिस बहुत ज्यादा होती है। या हर बच्चा नहीं समझेगा, मैं आगे पढ़ाऊंगा सब समझ में आएगा। तो ग्लाइकोलिसिस के टाइम पर एक इंटरमीडिएट बनता है 2,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, वो बहुत ज्यादा बनेगा, और ज्यादा बनेगा तो वो हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाता है, और हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी घट जाती है। इसकी वजह से उसके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी से उसको हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, ठीक है, और हार्ट अटैक की वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये कोई हल्का खेल नहीं है, ठीक है। जो हाइपर एग्रेसिव होकर जो पढ़ाते हैं, बहुत एनर्जी से जो पढ़ाते हैं ना, तो उनका लाइफ स्पेन, ठीक है, नो डाउट नॉर्मल से कम होता है, ठीक है। या फिर उसको मेंटेन करने के लिए उनको पढ़ाने के अलावा जितनी दिनचर्या होती है उसमें उनको ब्रीथिंग पर काम करना पड़ता है, बोलने पर काम करना पड़ता है, नहीं कम बोलते हैं, मौन रखते हैं वो लोग, ठीक है, जिनको लाइफ स्पेन, नहीं तो कोई भी इंसान देख लो जिसकी लाइफ स्पेन 100+ ईयर है, उसका रेट ऑफ ब्रीदिंग नॉर्मल इंसान के रेट ऑफ ब्रीदिंग से कम होता है, ठीक है। या योग में सिखाया गया है, ठीक है, अगर आपको लाइफ स्पेन बढ़ाना है तो अपनी सांसों पर नियंत्रण करना सीख लो, ठीक है, यानी पेट से ब्रीद करो। ये जैसे हम हल्की हल्की ब्रीद कर रहे हैं, अपर बस ट्रैक से गई गई, जैसे एक बार सांस इतनी तगड़ी होती है जिसमें आप काफी टाइम तक उसको होल्ड कर सकते हैं। जैसे जब आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करोगे ना तो पेट फूलेगा, ठीक है, और कॉन्शियस होकर के यार मैं ब्रीथ ले रहा हूं, स्टार्टिंग में कॉन्शियस, फिर धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे ना तो यही कॉन्शियस ब्रीदिंग अनकॉन्शियस ब्रीदिंग में भी आपकी डीप नीचे तक जाएगी, ठीक है। जब मैक्सिमम आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे और मैक्सिमम वॉल्यूम को बढ़ा करके यूज करोगे और उसको होल्ड करोगे तो आपकी लाइफ स्पेन नॉर्मल लाइफ स्पेन से काफी बढ़ जाएगी। मैं नहीं बोल रहा, साइंस बोल रही है, समझे। फिर बाद बाकी का थॉट प्रोसेस है। जाकी रही भावना जैसी, ताने देखी प्रभु मूरत तैसी, ठीक है भाई, जिस तरीके का आपका थॉट प्रोसेस होगा वैसा ही आपका व्यक्तित्व होगा, ठीक है, वैसे ही आपके कमेंट होंगे, वैसे ही आपका फ्यूचर होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ बेटा, ठीक है, इसलिए कहते हैं स्ट्रेस फ्री रहा करो, ठीक है, बहुत ज्यादा टेंशन मत लो, जन्म एक बार मिला है, आगे क्या होता है ये कुछ पता नहीं, किसी को कुछ भी नहीं पता, ठीक है, हम सब लिटरेचर में लिखा है तो लोग वो पढ़ के मान लेते हैं, ठीक है, पर रियलिटी में कुछ नहीं पता। जहाँ बड़े बुजुर्ग जो कहते आए वो सुन लेते हैं, भाई हाँ जन्म भी नाम की कोई चीज होती है, ठीक है, समझ रहे हो, सब कुछ यही है, अर्थ पर ही स्वर्ग है और अर्थ पर ही नर्क है, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी भाई? हाँ, जब आप डॉक्टर बन जाओगे, ऐश और आराम की जिंदगी जियोगे, राजाओं वाली जिंदगी जियोगे, स्वर्ग है, ठीक है। समस्याओं से जूझ रहे हो, लड़ रहे हो, फाइट कर रहे हो, एक एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हो, नर्क है, ठीक है, बहुत सारी डिसीज आपको हो गई, ठीक है, नर्क है भाई, घोर नर्क है। तो यही है सब कुछ, समझे? यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट बेटा? यहां तक कोई डाउट? हाँ, फोर्स इंस्पायरेशन या फोर्स एक्सपायरेशन, उसमें यही दोनों मसल्स यूज होते हैं, बताया ना, अभी तुम सुनते नहीं हो। फोर्स एक्सपायरेशन या फोर्स इंस्पायरेशन में यही मसल्स, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तेजी से, फोर्स एक्सपायरेशन, तेजी से रिलैक्स, फोर्स एक्सपायरेशन, तेजी से कॉन्ट्रैक्ट, इंस्पायरेशन, रिलैक्स, एक्सपायरेशन। तो इन्हीं मसल्स के तेजी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की वजह से फोर्स इंस्पायरेशन और फोर्स एक्सपायरेशन होता है, समझे? यहां तक कोई डाउट? चलो ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, थोरेसिक ब्रीदिंग या एब्डोमिनल ब्रीदिंग। तो आपको, ठीक है, दोनों ही ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। जब आप लंग्स को प्रॉपर या थोरेसिक चैम्बर को प्रॉपर फिलअप करते हो और उस ऑक्सीजन को प्रॉपर यूटिलाइज करते हो, फिर धीरे धीरे रिलीज करते हो, ठीक है,
अगर आपने ऐसी प्रैक्टिस कर ली, एक दिन में नहीं होगी, ठीक है, ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसके लिए, तब जाकर के आपकी रेट ऑफ ब्रीदिंग जो नॉर्मल इंसान की 12 से 16 होती है, 1 मिनट के अंदर 12 से 16 बार ब्रीथ इन एंड आउट करता है, इसको आप 6 से 7 ले आओ, बस आपकी एज डबल हो जाएगी। ये मैं नहीं बोल रहा, ये साइंस बोल रही है, आपकी एज एग्जैक्ट डबल हो जाएगी, नेचुरल एज। मैं एक्सीडेंटल एज की बात नहीं कर रहा, ठीक है, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसका तो कोई वो है ही नहीं, ठीक है, कोई गिर गया, पड़ गया, समझना, वो इसकी बात नहीं कर रहा हूं। नेचुरल एज इंसान की डबल हो जाएगी अगर आपने ब्रीथिंग कंट्रोल कर ली तो। यहां तक कोई डाउट? हाँ, अब बात आती है, अगर मैं थोरेसिक ब्रीदिंग की बात करता हूं, थोरेसिक ब्रीदिंग की बात करता हूं, कॉन्शियस ब्रीदिंग की बात करता हूं, ठीक है, आप समझना, ठीक है, इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं इंटरकोस्टल ब्रीदिंग। इसको बोलते हैं डायफ्राम ब्रीदिंग। अच्छा बताओ, अभी तुम डायफ्राम ब्रीदिंग कर रहे हो या थोरेसिक ब्रीदिंग कर रहे हो, ठीक है, या इंटरकोस्टल ब्रीदिंग कर रहे हो? जब आपका देखो डायफ्राम अपने आप काम कर रहा है, बिना सोचे समझे अपने आप काम कर रहा है, तो इस समय आप डायफ्राम ब्रीदिंग कर रहे हो, जो 75% यही होती है। जब मैं कह रहा हूं गहरी सांस लो, तब आप इंटरकोस्टल ब्रीदिंग कर रहे हो, समझे? समझे या नहीं समझे? हाँ, डायफ्राम ब्रीदिंग, बिल्कुल सही, डायफ्राम ब्रीदिंग कर रहे हो, ठीक है। इंटरकोस्टल ब्रीदिंग आप कॉन्शियस होके करते हो, ठीक है, डायफ्राम ब्रीदिंग आप अनकॉन्शियसली करते हो। तो ये ब्रीदिंग कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब मैं बात करता हूं कंट्रोल, कौन कंट्रोल करता है। अगर मैं कॉन्शियस ब्रीदिंग की बात करता हूं, कॉन्शियस ब्रीदिंग की बात करता हूं, उसको कंट्रोल करता है सेरिब्रम। ये मैं अभी ब्रेन में पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल में, और रेगुलेशन में भी पढ़ाऊंगा अभी आके, ठीक है। सेरिब्रम का काम क्या होता है? कॉन्शियस ब्रीदिंग को कंट्रोल करना। सेरिब्रम हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, ये सेरिब्रम है, बड़ा बड़ा सेरिब्रम दिख रहा ना, ये ऐसे उसमें ऐसे उभार बने होते हैं, गारस सल्कस। ये हमारी इच्छाओं को, मेरी वॉलंटरी एक्शन को, मेरी इच्छाओं पर, यानी मैं हाथ को ये किया, ये सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा है। तो जितनी भी कॉन्शियस ब्रीदिंग होती है उनको कंट्रोल हमेशा सेरिब्रम करेगा, ठीक है। और अनकॉन्शियस ब्रीदिंग जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो ब्रेन का एक पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, यस, सेरिब्रम। और वो ब्रेन का एक पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, एमओ। ये अनकॉन्शियस ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, एमओ। एमओ हमेशा अनकॉन्शियस ब्रीदिंग को कंट्रोल करेगा और सेरिब्रम कॉन्शियस ब्रीदिंग को कंट्रोल करेगा, ऑलवेज। जितने भी कॉन्शियस एक्टिविटी है हमारी, सेरिब्रम कंट्रोल करता है। अनकॉन्शियस एक्टिविटी है जो इनवॉलेंट्री है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो सारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, एमओ करेगा, ठीक है। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट? ब्रीदिंग कंसेप्ट सेट हुआ ब्रेन में या नहीं हुआ? ब्रीदिंग कंसेप्ट ब्रेन में सेट हुआ या नहीं हुआ? बीएमएस, बहुत बढ़िया, यस, यूज, ओके जी सर, हो गया। चलो आगे बढ़ रहा हूं। अब आपका एक क्वेश्चन यहां से बनता था, अब आप कर पाओगे। अब मैं एनसीईआरटी पर आ रहा हूं, तब मैं स्टार्ट करूंगा पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी, ठीक है। पहले मैं एनसीईआरटी क्लियर कराऊंगा इतने पार्ट की, ठीक है, फिर मैं आगे सेकंड कंसेप्ट लूंगा, अगला कंसेप्ट पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। एक ब्रीदिंग मैकेनिज्म से क्वेश्चन आता है लगभग हर साल, और पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटी से तो 100% वन क्वेश्चन आता है हर साल, ठीक है। तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन विद क्वेश्चन, इससे कंसेप्ट तुम्हारा और मजबूत होगा। अब आ जाओ, ब्रीदिंग इन्वॉल्व 2 स्टेज, एक तो था इंस्पायरेशन और एक था एक्सपायरेशन, ठीक है, बाय विच द एल्वुलर एयर इज रिलीज्ड आउट। भाई इसमें क्या होगा? इसकी वजह से एटमॉस्फेरिक एयर आपके
अंदर ड्रॉ हो जाएगी, इस प्रोसेस के थ्रू एल्वुलर एयर आपकी बाहर चली जाएगी, रिलीज आउट। इन माने आना, एक्स मतलब जाना, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय, ठीक है, क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। आप लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में एक प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट करते हो, समझ रहे हो भाई। एटमॉस्फेरिक को तो चेंज नहीं कर सकते ना, अंदर के प्रेशर को कम कर दोगे, बाहर की एयर अंदर, अंदर के प्रेशर को बढ़ा दोगे, अंदर की एयर बाहर। आपने प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट कर दिया, किसी एक के प्रेशर को बढ़ा दो, एक को घटा दो, सिंपल। तो इन एंड आउट होना चालू हो जाएगा, प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। इंस्पायरेशन कैन अकर, भाई एयर कब अंदर आएगी, कैन अकर इफ द प्रेशर, इंस्पायरेशन कब होगा, कब होगा, इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, यानी इंट्रापल्मोनरी प्रेशर की बात चल रही है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर की बात चल रही है, इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब आप लंग्स के अंदर के प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम कर दोगे, तब बाहर की एयर अंदर आ जाएगी, इसको इंस्पायरेशन बोलते हैं, ठीक है। देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर, भाई अंदर क्यों आएगा, क्योंकि हमारे लंग्स में कैसा प्रेशर होता है, नेगेटिव प्रेशर। क्यों होता है, क्योंकि वॉल्यूम को बढ़ा देते हो, वैक्यूम जनरेट कर देते हो, नेगेटिव प्रेशर आपका बढ़ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से सक्शन ऑफ एयर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इन लंग्स, नेगेटिव प्रेशर इन लंग्स। और वैसे भी हमारे लंग्स में नेगेटिव प्रेशर होता है, पता है किसके लंग्स में पॉजिटिव प्रेशर होता है, बताओ किस एनिमल के लंग्स में पॉजिटिव प्रेशर होता है। वो अपनी इच्छा से एयर को इन एंड आउट नहीं कर पाता, मतलब इजीली। किस एनिमल के लंग्स में पॉजिटिव प्रेशर होता है, फ्रॉग, कॉकरोच नहीं भाई, फ्रॉग, ओनली फ्रॉग, मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। फ्रॉग इसलिए भी याद रखना है क्योंकि इस बार फ्रॉग आपके सिलेबस में है, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉग में भी पढ़ाऊंगा ये वाली बात में, ठीक है, फ्रॉग सिलेबस में, ठीक है। अब फ्रॉग को अपने लंग्स में जब एयर भरनी होती है ना, तो पंप यूज करता है। वो पहले क्या करता है, एयर भर लेता है, फिर नॉस्ट्रिल को बंद करता है, तब एयर प्रेशर से अंदर जाती है। समझे ना मेरी बात। फ्रॉग को पहले क्या करना पड़ता है, अपनी बक्कल कैविटी में एयर भरनी पड़ती है, नॉस्ट्रिल को बंद करना पड़ता है, फिर मसल्स के प्रेशर से एयर को अंदर पुश करता है, क्योंकि अंदर वैक्यूम जनरेट नहीं होता। समझ में आया, यस। तो एयर को पुश करना होता है क्योंकि उसके लंग्स में पॉजिटिव प्रेशर होता है। क्लियर, बिल्कुल। जैसे मानो कुछ इस तरीके के लंग्स है उसके, इसके लंग्स कैसे, कुछ इस तरीके से, ठीक है, फ्रॉग के लंग्स। इसमें अपने आप एयर नहीं जाएगी, एयर को अगर भरना है तो उसको क्या करना होगा, अपनी बक्कल कैविटी में एयर भरनी होगी, और बक्कल कैविटी में एयर भर के क्या करेगा, वो तेजी से ये अंदर, तब एयर अंदर जाएगी। समझना मेरी बात, एयर अंदर तब जाएगी जब प्रेशर बाहर से पुश करेगा, अगर पुश नहीं करेगा तो एयर अंदर नहीं जाएगी। क्लियर, बिल्कुल। हाँ, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव प्रेशर। तो फ्रॉग के लंग्स में पॉजिटिव प्रेशर होता है और हम सब के लंग्स में नेगेटिव प्रेशर होता है, क्योंकि हमारे लंग्स एक एयर टाइट चैम्बर में होते हैं, जो एक बेहतरीन एटॉमिकल स्ट्रक्चर है, जो अपने आप वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज करना जानता है, जिसकी वजह से नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, जिसकी वजह से आप ब्रीद इजीली कर पाते हो। सोचो, आपको इनहेल एक्सेल करने के लिए ऐसी पंप को यूज करना पड़े, पहले एयर भरो अपने, फिर नोक बंद करो, फिर दबाव डालो, तब एयर अंदर जाए, तो आप सिर्फ सांस ही लेते रह जाओगे। तभी तो फ्रॉग के पास ब्रीथ करने के और भी ऑप्शन होते हैं, ठीक है, जैसे स्किन के थ्रू मैक्सिमम करता है, बुक्कोफेरेंजियल भी करता है। जब दोनों अवस्थाएं काम नहीं करती तो मजबूरी में आकर के वो लंग्स यूज करता है, नहीं तो वो लंग्स यूज नहीं करता। समझ में आ गया। हाँ, आगे बढ़ते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर आगे बढ़ रहा हूं मैं। सिमिलरली एक्सपायरेशन टेक प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, अंदर का प्रेशर कैसा हो जाए, हायर हो जाए, हायर देन दैट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब जाकर के अंदर की एयर बाहर निकल जाएगी। इसी को हम एक्सपायरेशन बोलते हैं, ठीक है। द डायफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, भाई डायफ्राम की बात चल रही है,
स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स में क्या आ गया? एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, जो कहां होते हैं? बिटवीन रिब्स, क्योंकि इंटरकोस्टल, कोस्टल मतलब रिब्स, ये हमारे रिब्स के बीच में होते हैं। एक्सटर्नल रिब्स को ऊपर लेके जाते हैं, रिलैक्स करते हैं, रिब्स नो आते हैं। इंटरनल रिब्स को नॉर्मल से भी नीचे लेकर के जाते हैं, वो होते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स ड्यूरिंग फोर्स्ड एक्सपायरेशन। हेल्प इन जनरेशन, ये मसल्स क्या करते हैं? ये क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। ये मसल्स हैं, तभी ये ग्रेडियंट जनरेट हो रहा है हाई और लो का, और यही ग्रेडियंट, हाई लो का ग्रेडियंट, ठीक है, आपके प्रेशर को चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से आप एयर इनहेल और एक्सहेल कर पा रहे हैं। क्लियर है? इंस्पायरेशन इज इनिशिएट बाय, अब मैं इंस्पायरेशन की बात करता हूं, कौन इनिशिएट करेगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, पहले डायफ्राम को मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे वॉल्यूम किस एक्सिस में बढ़ेगा? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। ठीक है, क्लियर है? द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वॉल्यूम किस एक्सिस में बढ़ेगा? तो लिफ्ट अप, लिफ्ट अप, कौन लिफ्ट अप हो रहा है? रिब्स हो रहे हैं और स्टर्नम हो रहा है, इस पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, कॉजिंग इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स चैम्बर इन डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। जब ये लिफ्ट अप होंगे तो इंक्रीज होगा थोरेसिक वॉल्यूम, किस एक्सिस में इंक्रीज होगा थोरेसिक वॉल्यूम? डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में कौन इंक्रीज करता है और एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में कौन इंक्रीज करता है, ये एकदम एकदम सटीक क्लियर होगा। डायग्राम मैंने क्लियर कराई दी है, ठीक है, इसमें कोई डाउट होगा ही नहीं आपको। द ओवरऑल इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम कॉज, जब ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज होगा, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर घट जाएगा। सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, भाई इसकी वजह से क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होने से, सॉरी वॉल्यूम बढ़ने से अंदर का, भाई थोरेसिक वॉल्यूम का मतलब है इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ेगा, इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। ठीक है, एंड इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, जब पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा तो डिक्रीज क्या होगा? प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा, और इसके कम होते ही बाहर की एयर अंदर, ठीक है, बाहर की एयर अंदर, ठीक है, विच फोर्स द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इन द लंग्स। इसी को बोलते हैं इंस्पायरेशन। अब कोई डाउट नहीं होगा, इसको बोलते हैं इंस्पायरेशन, अपने आप बाहर की एयर अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब आ जाओ एक्सपायरेशन। जब यही मसल्स रिलैक्स करेंगे ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम, डॉम शेप हो जाएगा वापस, और इंटरकोस्टल मसल्स अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे। रिटर्न टू डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन, रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम, तो थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। जब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम एंड देयर बाय द पल्मोनरी वॉल्यूम, यानी थोरेसिक वॉल्यूम कम होगा तो मतलब पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम होगा, एक ही बात है। ठीक है, दिस लीड टू एन इंक्रीज इन, इससे क्या होगा? इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। थोरेसिक वॉल्यूम कम होने का मतलब है इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम भी कम होना और पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम होना, जिसके से इंट्रापल्मोनरी प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इससे एयर क्या हो जाएगी? अंदर से बाहर। प्रेशर कॉजिंग द एक्सपेल्शन ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स टू एटमॉस्फेयर। अब बताओ कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? मैकेनिज्म एकदम क्लियर है। पहले पूरा मैंने डायग्रामेटिकली जो नोट्स बनाने हैं वो लिखा दिया, साथ में एनसीईआरटी करा रहा हूं। ठीक है, कुछ नहीं छोड़ूंगा, इस बार सोच के रखा है। ठीक है, समझ रहे हो? चारों सब्जेक्ट में सेम इसी पैटर्न को लेके चलेंगे, जिससे कि सब्जेक्ट वाइज तो आप मात नहीं खाओगे, ये गारंटी है, सब्जेक्ट वाइज मात नहीं खाओगे। अब आपको लास्ट टाइम पर अपने ब्रेन की, समझ रहे हो, अपनी थोड़ा इमोशन की, समय से टाइम पर पहुंचना, वहां प्रेशर, समझ रहे हो, हम प्रेशर की प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि जब तुम्हारे टेस्ट होंगे उससे आपकी प्रेशर की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो कई चीजें हम ध्यान रखेंगे, लास्ट टाइम तक आपको हर मामले में पक्का करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप इस बार फोड़ के आओ। बस डायग्राम मैंने क्लियर कराई दिया आपको। वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज, ये तो क्लियर हो गया, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। अब हमारे पास एक क्षमता और है, भगवान ने हमें इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स भी दिए हैं, जिससे हम अपनी स्ट्रेंथ को और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन
एंड एक्सपायरेशन। हमारे पास एबिलिटी है अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की और घटाने की विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स। ठीक है, कौन से एडिशनल मसल्स हैं? इन द एब्डोमेन। यानी यहां हम बात कर रहे हैं एब्डोमिनल मसल्स। हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर? एब्डोमिनल मसल्स। किसकी बात कर रहे हैं? एब्डोमिनल मसल्स की बात कर रहे हैं। एब्डोमिनल मसल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, इनकी हेल्प से हम अपनी स्ट्रेंथ को और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऑन एन एवरेज, अब ये ध्यान रखना, एक हेल्दी ह्यूमन की अगर मैं बात करूं तो कितनी ब्रीथ एक मिनट में कर लेता है? 12 से 16 बार एक मिनट में ब्रीथ कर लेता है। ठीक है, आपको यही टाइम रिड्यूस करना है। तुमने इस टाइम को 6 से 7, 8, 9 कर लिया तो आपकी एज, नेचुरल एज आपकी बढ़ जाएगी। ये रियलिटी है। ठीक है, कभी आप इस पर स्टडी करना। ठीक है, आप नहीं करना, मतलब जो लोग कर रहे हैं, ठीक है, डॉक्टरेट कर रहे हैं इसके ऊपर, उनको वो बताएंगे आपको कि क्या कंसेप्ट है। जिन लोगों की एज 100 साल से ज्यादा होती है, जब स्टडी किया गया उनका रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है? नॉर्मल इंसान से कम होता है। समझ रहे हो? हाँ, नॉर्मल इंसान से कम होता है, तभी वो अपनी एज को इंक्रीज कर पाए। योग में लोग पहले, क्या नहीं सुना होंगे आपने कि कई कई साल तक जीवित रहते थे। ठीक है, मतलब कई 100 साल तक जीवित रहते थे, कई 100 साल तक। तो वो अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करना जान गए थे, कब उनको इनहेल करना है, कब एक्सेल करना है। तो इससे क्या होगा? उनका एज, नो डाउट, उनका लाइफ स्पेन बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं अध्यात्म से टच इसलिए बोल देता हूँ, थोड़ा सा कनेक्शन है। तो साइंस, और मैं बिना साइंस के किसी चीज को वैल्यू समझता नहीं हूँ, चाहे कोई भी अध्यात्म हो। जब तक मुझे साइंस नजर नहीं आएगी, क्योंकि साइंस का स्टूडेंट हूं, तब तक मैं उस चीज को मतलब नहीं मानूंगा। सिंपल सी बात है, चाहे कोई भी हो। ठीक है, हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ 12 to 16 टाइम पर मिनट। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेट बाय, अब इस वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, क्या बोलते हैं इसको? स्पायरोमीटर। इसकी क्लिनिकल असिस्टमेंट है। जब भी देखा होगा डॉक्टर्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं स्पायरोमीटर की, ये एक मीटर होता है। इसकी क्लिनिकल असेसमेंट का मतलब है क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस है। अगर आपके लंग्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो वो एक स्पायरोमीटर को आपके माउथ में लगाएगा, आपकी नोज को क्लिप से बंद करेगा, एक मशीन से कनेक्ट करेगा, उसमें कहेगा, आपसे कहेगा ब्रीथ इन एंड आउट, ब्रीथ इन एंड आउट। तब वो ग्राफ बनेगा, उसको स्पायरोग्राम बोलते हैं। उससे वो चेक करता है कि आपके लंग्स की स्ट्रेंथ कितनी है, लंग्स कितने काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। पूरी स्टडी करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, स्पायरोमीटर। इसको डायग्रामेटिकली दिखाऊंगा अभी मैं। ठीक है, इसकी क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस है बहुत ज्यादा। क्लियर है? बिल्कुल, यस। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं। स्पायरोमीटर की बात करते हैं तो क्या है इसकी क्लिनिकल क्लिनिकल असेसमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि नीट में अभी तक इस तरह के क्वेश्चन नहीं बने जो बनेंगे। क्योंकि एक साथ, क्योंकि इस साल क्या किया इन्होंने, कई चैप्टर को मिलाकर के क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, जैसे ही जब मैं ईसीजी पढ़ाऊंगा उसकी क्लिनिकल असेसमेंट है। ठीक है, जब मैं आपको ब्लड प्रेशर पढ़ाऊंगा उसकी भी सेम ऐसी है। ठीक है, जब मैं आपको स्टेथोस्कोप पढ़ाऊंगा, ठीक है, हार्ट बीट, उसकी भी क्लिनिकल असेसमेंट है, यानी क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस। ये सारे वो इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे आप हार्ट, लंग्स, समझना मेरी बात, या बहुत सारी चीजों का आप पता लगा सकते हो कि बॉडी में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना? हाँ, यहां तक कोई डाउट है? अब क्वेश्चन पर आ रहा हूं मैं, क्वेश्चन पर आ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। दो रिस्पॉन्स दो, देखूं तुम दे पाते हो नहीं दे पाते। रिस्पॉन्स दो। हिक्कप, हिचकी। एक बच्चा बोल रहा है सर हिक्कपिंग क्या होती है, हिचकी क्या होती है? ठीक है, हिक्कप, हिचकी, बताता हूं अभी। इस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स दो। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स हेल्प टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ thoracic कैविटी? Which of the following muscles help to increase the volume of thoracic cavity? कौन है जो वॉल्यूम को बढ़ाएगा? हमेशा ध्यान रखना है, नंबर 1 डायफ्राम, डाया
डायफ्राम। नंबर 2 एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ये दो ही मसल्स हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होने से सिर्फ वॉल्यूम बढ़ेगा, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इसके अलावा किसी भी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वॉल्यूम घटेगा। तो कहां पर है ये? डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। जो बच्चे थर्ड लगा रहे थे बिल्कुल सही लगा रहे हैं, बिल्कुल सही लगा रहे हैं। एक बच्चे ने लिखा भी कमेंट में, सर हिचकी का कंसेप्ट क्या है? हिक्कपिंग, हिचकी नहीं कहते ना, मिर्ची का खाना खा लो तो जैसे कहते ना कि यार हिचकी आ रही है तुझे तो तू पानी पी ले, हिचकी चली जाएंगी। कहते ना तुझे कोई याद कर रहा है, हिचकी है क्या? ठीक है, जब आपके डायफ्राम मसल्स में सडनली स्पाज्मिंग होती है, स्पाज्मिंग कॉन्ट्रैक्शन, 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 तो वॉल्यूम तेजी से बढ़ेगा। जैसे वॉल्यूम तेजी से बढ़ेगा झटके की वजह से, तो एपिग्लोटिस क्या करता है, ये ग्लॉट तुरंत बंद होगा और एक आवाज आएगी नहीं आया क्या? जैसे ही आपका डायफ्राम के मसल्स में स्पाज्मिंग होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो वॉल्यूम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में अचानक से बढ़ेगा, और उसके अचानक से बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपका एपिग्लोटिस झटके से बंद होगा, झटके से बंद होगा। इसकी वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होगी, इसको बोलते हैं हिक्कपिंग, हिचकी। अब कुछ लोग पानी पीते हैं बंद हो जाती है, यस। कभी कभी वाटर डेफिशिएंसी की वजह से भी मसल्स स्पाज्म कर जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो पानी पीने से सही हो जाता है। कभी कभी आप स्पाइसी फूड खा लो, यस, स्पाइसी फूड खाने की वजह से भी आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, उसकी वजह से भी स्पास्मिंग होना चालू हो जाती है, ठीक है, हिचकी आना चालू हो जाती है, ठीक है। आप समझ रहे हो ना? हाँ, तो बहुत सारे कारण हैं, पर साइंटिफिकली लॉजिक ये है, किसी के याद करने से हिचकी नहीं आती, समझे? यस, हाँ, छींकना, छींकने का मतलब है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में कुछ भी एंटर कर रहा है, तो अगेन पूरा थोरेसिक चैम्बर सडनली स्पास्मिंग करेगा और झटके से वो छींक के फॉर्म में बाहर आएगा, ठीक है, वो अलग चीज है, समझे? चलो, हिचकी का कंसेप्ट समझ में आएगा। हिक्कपिंग, हिक्कपिंग का मतलब है सडनली स्पास्म इन डायफ्राम मसल्स, ठीक है। अच्छा, एक मदर है भाई, नॉर्मल केस में आप 75% नॉर्मल ब्रीथिंग करते हो, कितने परसेंट? 75%, ठीक है। नॉर्मल ब्रीथिंग का मतलब है, मैं बात कर रहा हूं यहां पर, ठीक है, अनकॉन्शियस ब्रीथिंग। पर एक मदर है जो प्रेग्नेंट है, और प्रेगनेंसी उसकी लगभग 8 से 9 महीने के बीच की है, तो बताओ मैक्सिमम ब्रीथिंग कौन सी ब्रीथिंग करेगी वो? भाई आपके केस में आप 75% जो ब्रीदिंग करते हो वो अनकॉन्शियस ब्रीदिंग करते हो, अनकॉन्शियस। और एक मदर है जिसकी प्रेगनेंसी, ठीक है, 8-9 महीने के बीच की है, यानी लगभग लगभग पूरी प्रेगनेंसी है, तो बताओ उसकी मैक्सिमम ब्रीथिंग कॉन्शियस होगी या अनकॉन्शियस? यस, कॉन्शियस ब्रीदिंग, बिल्कुल सही। क्यों होगी कॉन्शियस ब्रीदिंग? क्योंकि उस समय उसके यूट्रस के अंदर बेबी पूरा पूरा बन चुका है, उसका फीटस, ठीक है, पूरा बन चुका है, पूरा बन चुका है। इसकी वजह से डायफ्राम उसका डोम का डोम शेप रहेगा, डायफ्राम डोम का डोम शेप रहेगा, फ्लैट नहीं हो पाएगा। जब डायफ्राम फ्लैट नहीं करेगा तो उसको क्या यूज करना पड़ेगा? उसको इंटरकोस्टल मसल्स यूज करने पड़ेंगे ब्रीदिंग के लिए। क्या यूज करने पड़ेंगे? इंटरकोस्टल मसल्स। तो उस केस में उस मदर को, तभी तो कहते हैं लास्ट टाइम बड़े टिपिकल टाइम होते हैं मदर के लिए, ठीक है, यस। उसको कॉन्शियस ब्रीदिंग मेंटेन रखना पड़ती है, क्योंकि नीचे बेबी है, पूरा उसकी स्ट्रक्चर की वजह से डायफ्राम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे होते हैं, ठीक है, यस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, पहले ढूंढो पूछा क्या रहा है, इसने पूछा क्या है? इनकरेक्ट, इनकरेक्ट मैचिंग पूछी है, बताओ क्या होगी इनकरेक्ट मैचिंग? by the contraction of diaphragm, by the contraction of diaphragm, by the contraction of EICM, by the contraction of IICM, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज इन डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस, नो, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, बिल्कुल ठीक है। external intercostal muscles, volume of thoracic cavity increase in anterior posterior, no, dorsoventral axis, ठीक है। by the contraction of internal intercostal muscles, volume of thoracic cavity increase in anterior posterior axis, no, dorsoventral axis। तो इनकरेक्ट पूछे, इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? ए सी डी, ए सी डी, क्या लगा रहे हो भाई? यस,
अब ये एक्सिस वाला कंसेप्ट आपका परफेक्टली सेट हो गया होगा। इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि एनसीईआरटी तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे खून में घूमेगी। आप समझ रहे हो? तुम्हारे खून में, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे रोम रोम में घूमेगी। इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। विच रेस्पिरेटरी, हाँ एक बात और बता दूं, कुछ क्वेश्चन आपको मेरी प्रैक्टिस के और डीपीपी के सिमिलर मिलेंगे। पहले चैप्टर में सिमिलर रखे हैं, जिससे थोड़ा सा बच्चा भी नया नया आता है ना, तो उसको थोड़ा सा इजी माहौल दो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन उसके भी मैंने यहाँ करा दिए, कुछ नए वहां भी डाल दिए। फिर जैसे सेकंड चैप्टर में एंटर करोगे, वहां लेवल तुम्हारा अप होगा, थर्ड में और अप होगा, और लेवल धीरे धीरे तुम्हारा अप होना चालू हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें मैं मजबूत बनाना चालू कर दूंगा। फिर तुम्हारा लेवल धीरे धीरे अप होना चालू हो जाएगा, ठीक है। विच रेस्पिरेटरी एसोसिएट मसल्स वुड कॉन्ट्रैक्ट इफ यू, ठीक है, ब्लो अप अ बैलून। बताओ, जब आप बैलून फुला रहे हो, हाथ में ही है भाई, कौन से मसल्स यूज कर रहे हो? बैलून फुलाने के लिए कौन से मसल्स यूज कर रहे हो, जरा बताओ, कौन से मसल्स यूज कर रहे हो? पूरी फोर्स लगा करके फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर रहे हो, यानी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स यूज कर रहे हो। देखो कहीं है क्या इसमें? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड एब्डोमिनल मसल्स। जो बच्चे थर्ड लगा रहे हैं, सही लगा रहे हैं। ये क्वेश्चन आप बैलून फुलाओगे तो समझ जाओगे। समझ में आया? यस। सेकंड नहीं आएगा, एक्सटर्नल नहीं होगा, इंटरनल। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन प्रेशर ऑफ एयर फॉल इन थोरैक्स। जब आप इंस्पायरेशन करते हो, सांस लेते हो, तो थोरैक्स का प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। सिंपल सी बात है, तभी तो सांस ले पा रहे हो। रीजन, देयर इज अ राइज इन वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। यस, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तभी प्रेशर घटेगा। कारण बिल्कुल सही है। हमेशा ए आर आते हैं नीट के अंदर। ए आर का मतलब होता है पहले असर्शन पढ़ना है, फिर रीजन पढ़ना है। दोनों सही है गलत है, पहले ये देख लो। जब दोनों सही है ना, फिर देखो क्या इसका रीजन है। इसको पढ़ो, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन प्रेशर ऑफ एयर फॉल इन थोरैक्स बिकॉज, बिकॉज लगाओ, बिकॉज क्योंकि देयर इज अ राइज इन वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। यस, एकदम सटीक आंसर मिल रहा है, इसलिए इसका आंसर एक होगा। एक में क्या होता है? एसर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, और रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता, दोनों सही होते तो बी लगाते, पर क्या लगाओगे इसका? ए। क्या लगा रहे हो? ए लगा रहे हो, बिल्कुल सही। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर डायग्राम इलिस्ट्रेटेड एक्सेप्ट। डायग्राम देना भूल गया मैं यहां पर। चलो इस क्वेश्चन को छोड़ता हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आगे बढ़ो। इंस्पायरेशन अकर व्हेन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। भाई इंस्पायरेशन एयर अंदर कब आएगी? जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हो? लोअर देन दैट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तभी एयर अंदर आएगी। सेकेंड, बहुत बढ़िया। एक्सपायरेशन अकर, भाई एक्सपायरेशन कब होगा? रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, या कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से तो एक्सपायरेशन होगा नहीं। नॉर्मल एक्सपायरेशन की बात चल रही है, नहीं होगा। रिलैक्सेशन ऑफ एब्डोमिनल, एब्डोमिनल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ओनली वन आएगा। फर्स्ट, जब आपके डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करेंगे तो वॉल्यूम घटेगा और एक्सपायरेशन होगा। फर्स्ट ऑप्शन आएगा। What happened to the volume of pulmonary cavity when there is an increase in volume of thoracic chamber? जरा बताओ। अगर मैं समझना, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर, थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम को बढ़ा देता हूं, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी पर क्या इफेक्ट आएगा? बढ़ेगा घटेगा? भाई वॉल्यूम वो उसका बढ़ाओगे तो उसका भी वॉल्यूम बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। अगर थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, इंक्रीज। अब तो मैंने इतने कंसेप्ट बता दिए, इतने तरीके से समझा दिया है कि जिंदगी में तुम मात तो नहीं खाओगे। lungs do not collapse between breathing and some air always remain in the lungs which can never be expelled out। ठीक है, जब बच्चा जन्म लेता है तो अंदर उसके लंग्स चैम्बर थोड़ा खिंचता है, फूलता है, ठीक है, जिससे वैक्यूम जनरेट होता है और कुछ एयर अंदर भर जाती है और ऑलवेज रहती है ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर, जो निकाली नहीं जा सकती। ठीक है,
तो देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन लंग्स, ये पहले ही मिल गया मैं तो। देयर इज अ नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग्स वॉल। यस, देखो लंग्स में नेगेटिव प्रेशर क्यों होगा, ये तो नॉर्मल हमारा होता ही है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं देयर इज पॉजिटिव नहीं, प्रेशर इन द लंग्स नहीं। जब, समझना मेरी बात, ये आपके लंग्स हैं, ड्यूरिंग यूट्रस, यूट्राइन कंडीशन लंग्स कैसे होते हैं, कोलैप्स। लंग्स कैसे होते हैं, कोलैप्स। आफ्टर बर्थ, जैसे बच्चा बाहर आता है, कहते हैं बच्चे का चीखना जरूरी है, क्राई करना जरूरी है। 3 इडियट में दिखाया भी था, बच्चा चीखेगा नहीं ना, क्राई नहीं करेगा ना, तो प्रोसेस आगे हो ही नहीं पाएगी। ये स्ट्रक्चर आपका जन्म लेने के बाद बन जाता है, फिर ये वॉल्यूम धीरे धीरे इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है, तब जाकर आप इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर क्या है, देयर इज नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर पुलिंग द, वो इंट्रा प्लूरल, समझना, प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेशर होता है ना, वो खींचता है लंग्स को, खोलता है लंग्स को, ठीक है, जन्म लेते ही, ठीक है। जिसकी वजह से नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है अंदर, तब जाकर के आप ब्रीद इन एंड आउट कर पाते हो। फिर एयर भर जाती है, एयर निकलती नहीं, एयर ऑलवेज प्रेजेंट इन लंग्स, ये नहीं निकल सकती। इसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको, रेजिडुअल वॉल्यूम, पढ़ाऊंगा अभी आगे। ये हमेशा आपके लंग्स में रहेगा। अब आपको इनहेल एक्सहेल करना है, तो इसके वॉल्यूम को और बढ़ाओगे, एयर अंदर आएगी, वापस यहां पहुंचा दोगे, एयर बाहर निकल जाएगी, और बढ़ाओगे, एयर अंदर आएगी, वापस एयर बाहर, यानी ये चेंज होता रहता है। ये हमेशा मेंटेन रहेगा, रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा लंग्स में रहेगा, ड्यू टू देयर इज नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर, ठीक है, जो क्या काम करेगा, पुलिंग द लंग्स वॉल। सेकंड ऑप्शन आएगा। ये समझा देता हूं कि ये थोड़ा एम्ब्रोलॉजी वाला कंसेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, जरा बताओ, इन द गिविंग डायग्राम आइडेंटिफाई व्हाट इज डिस्पेक्ट बाय ए बी सी। अब देखो किसको क्या याद है, ए क्या बता रहा है, बी क्या बता रहा है, सी क्या बता रहा है, सी ऐसे सी क्या बता रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम, तभी तो एयर बाहर से अंदर आ रही है, ये लिफ्ट अप हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ए में क्या हो रहा है, एयर गोइंग आउट, नो, एयर एंटरिंग द लंग्स, ठीक है। बी पे आ जाओ, रिप्स एंड स्टर्नम रिलैक्स, नो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज, हाँ इंक्रीज हो रहा है, एयर एंटरिंग द लंग्स, रिप्स एंड स्टर्नम राइज्ड, सी वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज। थर्ड ऑप्शन आएगा, जो थर्ड लगा रहे हैं सही लगा रहे हैं, थर्ड, बहुत बढ़िया, सुपर। अच्छा, यहां उल्टा हो रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू ब्रीथिंग। फ्रेनिक मसल्स, ये तो मैं घर करने के लिए दे रहा हूं, सेम जैसा ही क्वेश्चन है इसलिए। विच मसल्स हेल्प टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, समझ गए होगे, यहां एब्डोमिनल मसल्स की बात चल रही है और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की बात चल रही है, यानी फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा AR। ये घर से करना, तो मैं एक तुम्हें घर से करने के लिए भी कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। अच्छा ठीक है, ये चलो एक ही क्वेश्चन बचा है। विच कैन इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, which can increase strength of inspiration expiration, reason, we can increase strength of inspiration expiration because we can use additional muscles for thoracic and abdominal reason, ठीक है, बिल्कुल सही है। क्या ऑप्शन आएगा जरा बताओ, फर्स्ट, जो फर्स्ट लगा रहे हैं सही, ये भी सही है, ये भी सही है, इसके आगे बिकॉज लगा के जोड़ोगे तो बिल्कुल करेक्ट बैठेगा एक रीजन इसका, तो फर्स्ट लगाओगे, यस। ठीक है, तो आज मैंने पूरा ब्रीदिंग करा दिया, कल मैं कराऊंगा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, ठीक है।
ये कल का टॉपिक चलेगा, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। इसके बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा कल, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आते हैं। होमवर्क पर डे मिलेगा, तो पर डे आपके दो काम है, डीपीपी लगानी है और होमवर्क करना है। होमवर्क अल्टीमेट है, इसमें एनसीईआरटी की एक एक लाइन की मास्टरी करानी है मुझे, ठीक है। तो एनसीईआरटी मास्टरी कराने के लिए एक तो मैं एनसीईआरटी फिलर दूंगा आपको, जैसे एनसीईआरटी फिलर है, बिना देखे आपको एनसीईआरटी की फिलिंग द ब्लैंक्स भरने हैं, बिना देखे एनसीईआरटी के फिलिंग द ब्लैंक्स भरने हैं आपको, ठीक है। ऐसी एनसीईआरटी फिलर है, बिना देखे एनसीईआरटी के फिलिंग द ब्लैंक्स भरने, फिलिंग द ब्लैंक्स भरने तो मास्टरी हो जाएगी तुम्हारी। फिर मेरे कुछ क्वेश्चंस है बीएमएस प्राइम, ठीक है। जैसे तरुण सर डोपा देते हैं तो मैं बीएमएस प्राइम देता हूं, ठीक है। पहले मैंने पूरे बना के दिए थे, अब मैं लिख करके प्रॉपर नए कंसेप्चुअल पॉइंट्स लेके आऊंगा, जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे। आज मैंने मैकेनिज्म कराया है, तो मैकेनिज्म से रिलेटेड तुमने अगर इसको भर लिया, इन सबको कंप्लीट कर लिया, तो मैं सच कह रहा हूं तुम मास्टर हो जाओगे। जितना मैंने करा दिया प्लस ये होमवर्क कर लिया, ये सबको करके आना है होमवर्क, कि मसल्स विच रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल ब्रीदिंग, मसल्स विच रिस्पॉन्सिबल फॉर फोर्सफुल ब्रीदिंग, name of muscles for conscious breathing and name of muscles for unconscious breathing, name of muscles which increase thoracic volume in anterior posterior and dorsoventral axis, muscles which responsible for lift up ribs and sternum, name of muscles with maximum use during normal breathing। समझे? तो अब डीपीपी, इसके बाद डीपीपी नंबर जो भी आपका आ रहा हो, डीपीपी आपको सब अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। और जिस दिन चैप्टर एंड होगा उससे एक दिन पहले सिद्धि और तेजस आपकी अपलोड हो जाएंगी विद सॉल्यूशन। क्लियर है? हाँ, ठीक है। और उसके बाद हम आपको, मैं अपने खुद अपने हाथ से लिखे हुए हैंड राइटिंग नोट्स दूंगा, जो अपने में अल्टीमेट है, बच्चे उसके दीवाने हैं, बहुत ज्यादा, बहुत अल्टीमेट नोट्स हैं, जो मतलब अल्टीमेट हैं, ठीक है। चलो, तो ये होमवर्क हो गया आपका, करके आना है आपको। और अब मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर। और नेक्स्ट क्लास में जितना मैं कराऊंगा उससे नीट में एक क्वेश्चन 100% मिलेगा, पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटी, और एक बहुत मैजिकल वे में कराऊंगा, तो मैं वास्तव में बहुत मजा आने वाला है अगली क्लास के अंदर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुछ कहना है? कुछ देखो, तुम्हें जब भी कोई डाउट हुआ करे ना, या मुझसे कोई बात कन्वे करनी है, ठीक है, तुम लेक्चर में ही डाउट ऑप्शन आता है, उसमें अपनी अपने जो भी दिल की बात हो लिख दिया करो। कोई डाउट हो, कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो, कोई सजेशन चाहते हो, मैं प्रॉपर उसको देखता हूं, प्रॉपर, ठीक है। तुम्हारे कमेंट सारे पढ़ता हूं, लेक्चर में भी कमेंट का ऑप्शन होता है, डाउट ऑप्शन में भी कमेंट का ऑप्शन, दोनों ही देखता हूं मैं, ठीक है। तुम अपना कहीं पर भी अपना डाउट लिख दोगे, या अपना कोई भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा हो लिख दोगे, मैं उसका रिस्पॉन्स यहां लाइव में दूंगा, स्टार्टिंग रिवीजन में दूंगा या लास्ट में दूंगा, ठीक है। बुक मैं देने वाला हूं बहुत जबरदस्त, ठीक है, यस, उसका सिंगल अपडेट पहला तो आपको मिल जाएगा, टेंशन मत करो, बहुत अल्टीमेट, ठीक है। डीपीपी मैंने 5 लगा दी है, अभ्यास, ठीक है। सिद्धि और तेजस चैप्टर के एंड में करनी है, ठीक है। सिद्धि तेजस अभी नहीं करनी, चैप्टर के एंड में करनी है। बहुत बढ़िया, सुपर। चलो अब मिलते हैं, ठीक है, परसों, ठीक है। पूरी एनर्जी के साथ आना, क्योंकि बहुत गजब चीज कराने वाला हूं, पल्मोनरी वॉल्यूम, पल्मोनरी कैपेसिटी, और साथ में एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो अपने में अल्टीमेट है, यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद बचेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है, जो टेस्ट में जहां तक आ रहा है, यानी इस वीक जो मैं करा दूंगा उससे पूरा आपको टेस्ट मिल जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल, हाँ, ठीक है। और फिर तो टेस्ट बेस्ट करना ही है आपको। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बेटा, बाय 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 बाय। आज फिजिक्स की क्लास चेंज हुई थी, ठीक है, कल चेंज होने, मुझे लग रहा है कल सेम टाइम रहेगा, कल तो जो चल रहा था वही रहेगा, ठीक है, ओके। हाँ, जो मैंने क्वेश्चन दो, सारे क्वेश्चन नोट्स में नहीं लिखने, नोट्स में क्या लिखोगे, मैं आपके कमेंट ही देख रहा था, नोट्स में बीएमएस प्राइम का एक बनाना, बीएमएस प्राइम नोट्स जब बनाओगे ना, तो लास्ट में बीएमएस प्राइम लिखोगे, ठीक है। उसमें ये सारा आपको लिखना है नोट्स के अंदर, हैंड राइटिंग वाला, ठीक है। एनसीईआरटी फिलर मैं अभी चैप्टर वाइज देता जा रहा हूं, ठीक है, ऐसे देता, हर उसमें लेक्चर वाइज देता जाऊंगा, ठीक है, यस। बस तुम्हें उसको फिल कर लेना है, यानी इससे तो एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करनी है एक तरीके से, फिलर एनसीईआरटी की प्रैक्टिस कराएंगे, उसको लिखना नहीं होता। हाँ, जो क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराता हूं, नॉर्मल क्वेश्चन जो प्रैक्टिस कराता हूं, उनमें कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपसे नहीं आया हो, कोई क्वेश्चन नहीं आया, कोई गलत हो गया आपसे,
तो उस क्वेश्चन का कंसेप्ट आप थ्योरी में ऐड कर लेना, ठीक है, उस क्वेश्चन का कंसेप्ट थ्योरी में ऐड कर लेना। नोट्स में सिर्फ वो क्वेश्चन लिखोगे जो मैं बीएमएस प्राइम में दूंगा आपको, ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ाता जाऊंगा बीएमएस प्राइम के अंदर, ठीक है, करीब 12 से 15 क्वेश्चन, 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। ओके, चलो बेटा, थैंक यू, मिलते हैं, बाय बेटा, बाय 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 बाय। ये टेस्ट माइनर है बेटा, सिर्फ 90 क्वेश्चन आएंगे, यानी आधे नंबर का टेस्ट होगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन जूलॉजी, 25 क्वेश्चन बॉटनी और 20 क्वेश्चन फिजिक्स, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 4 नंबर का हर क्वेश्चन होगा, क्लियर है। 320 नंबर का टेस्ट होगा, सॉरी 320 बोल गया, 360 नंबर का टेस्ट होगा, ठीक है, माइनर 360 और मेजर 720। हाँ, 360 में से 360 आने चाहिए भाई, ये ध्यान रखना, जहां कुछ भी हो जाए। आई वाला एक्सरसाइज में करा दूंगा आपको, बेहतर तरीके से समझाता हूं, जो सभी को करनी है तुम करते नहीं हो बस। चलो बाय बेटा, बाय बाय बाय।